उसके दिल में जो आदमी संघर्ष पे पड़ा, मैं ये बताता हूँ, बीजेपी सरकार का आसमान के नीचे 2014 के लोग, उसकी माँ बेटियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनके 44 पेज पर इनके मैनिफेस्टो में वो किसी दर्द को ये लेकर तक हम किसान की आय चली जाएगी, प्लस आने वाली 50% पीढ़ी खत्म हो जाएगी। इस दर्द में वो अपने पड़ा है, इस किसान दर्द को में उसके ऊपर नमक जो लेकिन चल रही है, भाग्य इस बात का है 15-20 फरवरी 2015 को तो लोग इसी पार्टी की तरफ से, इसी सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया गया, हम लागत 50% मूल्य कभी भी किसान को नहीं दे सकते। ये इनका एफिडेविट है। लोकतंत्र टुकड़ी आई करने की क्या बात हुई? जब आपको अब इसके बाद जो है लोगों में जाना चाहिए, अपने हलकों में चुने हुए नुमाइंदों को वहाँ जाना चाहिए, तो वो इकोनॉमिस्ट का मतलब ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट का सर्वे है। इस यदि आज भी हमने ये आज ये जो 10.4% ऑनरेबल के उससे मैं इनकी तरक्की हो, किसानों की कहता होगा सिर्फ किसानों की आमदनी 10.4% बढ़े, जो डिप्टी तब जो है इसकी आय दुगनी हो सकती है। लेकिन कितनी बढ़ रही है? 0.4%। नैना जी का भी बयान आया 10.4 की बजाय 0.4 कि ये ना बताओ, काफी लंबी है, ये फिर ना नंबर नहीं आएगा। का समर्थन नहीं पूरी बात कर रहे हैं। आपने नहीं बोलना। हमारे पास और इस देश में फिर आपका टाइम कैसे देते? आप बोलो भी कि टाइम भी दे देते हो, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा नहीं फिर टाइम फिर लंबी लिस्ट होता है। कोई बात नहीं हो सभी रहा बंधनों को तोड़कर सुनने का झांसी की रानी बनकर अब और सारे बंधनों को तोड़कर बगावत करो। हिंदुस्तान की जो किसान का आंसू है, बाइंड अप करो। मलिक साहब है वो हिंदुस्तान के किसान का नहीं शुरू नहीं हुआ तो नहीं हो सदन का ये टाइम अपमान है। मैंने काले कानून बताने हैं। आप मेरे को ये बता दो कि बाकी मेंबरों ने नहीं बोलना तो कोई बात नहीं, आप बोल लें। एक बात बताओ, इतना भारी मुद्दा है, फिर आपके नाम है तो फिर हो गया। मेरी जब रिजल्ट आए तो 15 मिनट नहीं बात गलत की ठीक की नहीं है, बात समय की है। बात ये है कि जो बात आपको 8 मिनट हो गए ऑलरेडी, लेकिन 5-5 मिनट का टाइम था, 8 मिनट हो गया कह के आए थे काले मैं इनसे एक कानून निवेदन है इतना टाइम कि ये चौधरी देवीलाल ठीक है। युग पुरुष मैं ये कहता हूँ आपका ये जो जिसने अपना सारा जीवन हिंदुस्तान के किसान के साथ घोटाले हुए जो है, के लिए उसके चावल उत्थान और घोटाला, कल्याण के लिए लगा दिया। सरसों घोटाला, खरीद घोटाला, अगर पशुओं ये आंख मीच के देख लें, किसान की सब्सिडी अगर खाते इनको 17 करोड़ रुपए की, चौधरी किसान देवीलाल की का जो है फोटो नजर आए तो फसल बीमा योजना का घोटाला और किसान के कार्ड, मृदा कार्ड का घोटाला, बीज निगम का घोटाला, मतलब किसान को तो बख्शा ही नहीं कहीं से सरकार ने, सरकारी उसने। धन्यवाद। ना धन्यवाद जी भाई। ऑनरेबल कृषि मंत्री जेपी दलाल जी। नहीं हो गया जी। मैं फिर आप इतनी लंबी लिस्ट है जी आपकी, फिर कहोगे नंबर नहीं आया। अब इतनी देख लो आप, आपकी पार्टी की हो गया मलिक साहब, ठीक है धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मेरे से पहले वक्ताओं ने भी पिछली सरकारों के और आजकल के हमारी भाजपा की किसान हितैषी सरकार के जो आंकड़े पेश किए, उसको बाकी के जो है उसको पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, हाउस के, ये सही है कि किसान की हालात 10 मिनट बोल दिया, साल से कमजोर रही है। मैं क्या करूं, टाइम जो टाइम है वो है। उस जो डिसाइड किया है, जितना डिसाइड किया है अभी कितने टाइम बोलना है, मैं तो इतना ही डिवाइड कर सकता हूं, उससे फालतू टाइम दे चुका हूं। आप फिक्स करवाते पहले ज्यादा टाइम। नहीं ये ऐसे नहीं होगा। आप बैठिए प्लीज। अध्यक्ष महोदय बैठिए, मलिक साहब बैठो। बैठिए। आप सीनियर मेंबर, आपको सारा पता है सारी बातों का। आप कोई बात नहीं, आप बैठिए। आप किरण चौधरी जी को दे दें, ये बोलेंगे तो ये बता देंगे। फिर आप ये बता देना ना, मलिक साहब बड़ा बाकी रेट है, बता देना। आप डिस्टर्ब ना करें प्लीज। इनके लिख के ले लें इनसे। अब कृषि मंत्री जी बोलना शुरू हो गए सर, उसके बाद उनके बाद कोई 1 मिनट में अपनी बात बता देंगे। इनके बाद बता देंगे, कोई एक बात रहेगी तो। अब वो शुरू हो गए बोलना। आप
आप क्या चाहते हैं, कितना टाइम चाहते हैं? आप फिर बाकी मेंबर नहीं बोलेंगे क्या? अध्यक्ष बाकी मेंबर नहीं बोलेंगे क्या? बाकी मेंबर नहीं बोलेंगे क्या? ये इनकी मैं ये कहता हूं कि बाकी मेंबर नहीं बोलेंगे क्या? सुनने के बाद हिम्मत नहीं है इनकी। आप मुझे ये बताओ कितना टाइम? टाइम तो फिक्स होगा ना चर्चा का? कितना टाइम सुनना नहीं चाहते? आपको 10 मिनट दे दिए मैंने, आप टाइम देखिए 12, 17 से 27। ये किसान 10 मिनट बोले ये किसान का जो शोषण बाकी किया है मेंबर वो मत बात बोलना। सुनना नहीं चाहते। हाँ नहीं बोलना तो आप बैठिए। बाकी मेंबर फिर आप उस बात में धक्का मत करना, भी हमें बोलना है। गीता जी आप सपोर्ट करें, आप मत बोलना फिर, ठीक है ये बोल लेंगे। हाँ कोई बात नहीं, वो बोले आप। नहीं समय तो पूरा हाउस बढ़ाएगा, मैं कैसे बढ़ाऊंगा अकेला? जब एक डिसाइड होगा, जब ये डिसाइड होगा कि 2 घंटे इस पे चर्चा होगी, तो वो तो फिर डिवाइड ही होगा ना। या तो आप 2 या 3 ही मेंबर देते भाई, इतने मैं क्यों बोलेंगे हमारे, तो दोनों काम क्यों करोगे? क्यों देते बोला? आप बैठो। कोई मंत्री जी 2 मिनट में अपना कोई बाइंड अप करें। ये सच्चाई को सुनना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, 2 मिनट में बाइंड अप करें प्लीज। 2 मिनट में कर दो। 12:30 हो गए। सरकार कहती है एमएसपी बंद नहीं होगी, प्रधानमंत्री कहते हैं। मैं ये कहता हूँ ये इनके पूर्व कृषि का जो इनका प्रधान था देश का और यहाँ कृषि मंत्री रहे, वो कहते हैं ये व्यवहारिक नहीं है, ये लागू नहीं हो सकती। मैं एमएसपी की बात कहते हैं। और ये चिट्ठी है मार्केटिंग बोर्ड के सीए की 29/6/2020 की, हरियाणा के मार्केटिंग। इसने ये लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज अंडर योर डोमेन एट हेडक्वार्टर्स एंड इन द फील्ड. This information is required in the wake of acute financial constraints that the board is facing and the situation likely to worsen in times to come. The self-explanatory note on how much staff is required, most essentially, bare minimum, how much can be spared for deployment in other departments. The report must reach by Wednesday 1/7/2000. इनकी अपनी चिट्ठी है, अगर इनके एम्प्लॉयज की लिस्ट भेजो जो दूसरे महकमे में लगाई जा सके। और ये मार्केटिंग बोर्ड जिसकी ये है, इसमें जो है कर्ज में जो 450 करोड़ रुपए का कर्ज मार्केटिंग बोर्ड में है। और हर साल इतनी भारी चोरी, इतनी भारी नहीं होता है, 50 करोड़ रुपए के करीब लगभग हर साल कर्जा बढ़ता है, जो आमदनी का साधन था। ये महकमा मेरे पास रहा है, इस महकमे से सब महकमों को पैसे दिए जाते थे, आज ये महकमा ही खुद कर्जदार है। और ये कहते हैं काले कानून क्या है? काला कानून ये है, मेरे पास ये सारे कानून है। इसमें 2 मंडी होंगी, आज मध्य प्रदेश की मंडी हो गई, आप रिपोर्ट मंगा ले। हरदा मंडी है जो सीएम की मंडी है और कॉन्स्टिट्यूंसी है, और सीहोर जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर मध्य प्रदेश की मंडी है। इन दोनों मंडी, इसके बाद होशंगाबाद और बहुत मंडियों में जहां पर किसानों के साथ 1 मई जो 2020 के बाद जो एक्ट आया है नया, उसके बाद यहाँ कितनी घटनाएं हुई हैं वो मैंने वीडियो भेजी है। एग्रीकल्चर बता देंगे कृषि मंत्री जी, आप वो देख लेंगे। मतलब इनके कई करोड़ रुपए के धोखे हुए। और रात एक कानून ऐसा है, दूसरा जो कहते हैं वो कानून, उसमें सेक्शन 9 है जिसमें प्रावधान है कि जो स्पॉन्सर है वो लोन ले सकता है। और मध्य प्रदेश के किसान की जो है 10 एकड़ जमीन 4.5 करोड़ रुपए मोर्टगेज कर दी, 4.5 करोड़ रुपए मोर्टगेज कर दी। और ये कहते हैं मंत्री जी कोई क्लोज है क्या? मंत्री जी ने बात कही है टकराव की। मलिक साहब टकराव हम पूछ रहे हैं अभी, कोई क्लोज है क्या? कोई सा टकराव तो कोई है ही नहीं। कोई उसमें जो कानून है उसके अंदर कोई से कौन से क्लोज में लिखा है? टकराव कुछ नहीं है। अभी मंत्री जी ने कहा हो गया जी, ठीक है। वो सेक्शन भी पढ़ दूंगा, पढ़ दो सेक्शन 9 पढ़, सेक्शन 9 पढ़ लेना। ये पढ़ने में टाइम लगेगा, सेक्शन 9 पढ़ लेना। और मैं टकराव की बात करते, सरकार गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द किसान, सारे देश का किसान, सारे देश का किसान, सारे देश का किसान ये चाहता है कि ये कानून वापस हो। ओके, टकराव धन्यवाद।
कानून ऑनरेबल वापस कृषि ले ले, मंत्री JP टकराव दलाल जी। खत्म हो जाएगा टकराव। बैठो बैठो सब, आप टाइम देखो। अध्यक्ष महोदय, बैठो मलिक साहब, आप इतने सीनियर मेंबर हो, आप यूं कोई खड़े होना कोई बात है? आपको 4 मिनट और दे दिया, आपने कोई रखना रख दो इस पे। हाँ आप रख दो, टेबल पर रख दो कोई बात, आप टेबल पर रख दो जो देना चाहते हो, कोई बात ठीक है। दलाल साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज किसान के मुद्दे पर बहुत लंबे चौड़े विचार प्रकट किए हमारे सदस्यों ने। मैं 10 साल के आंकड़े, कांग्रेस सरकार के उपलब्धियां और 6 साल की भाजपा की, ये कंपेयर करना चाहता हूं। ये फैक्चुअल चीज़ है। एक बात सही है कि किसान की हालत पूरे देश में कमज़ोर है, और ये भी मानना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि ज़्यादातर वक्त ये कानून कहाँ से बीचों में जाता है? आप टोक तो रहे और कैसे टोकोगे? आप इसके बाद जब आपका नंबर आएगा बत्रा साहब, यूं कैसे चलेगा उसको? आप सीनियर मेंबर हो बत्रा जी। ये आंकड़े सुनने को तैयार नहीं होंगे। आप हमें आज को बाद में टाइम दे देना, लेकिन अभी बीच में ना आपको बोलो। बाद में दे देंगे टाइम। किसान की हालत कमजोर है, और उसके लिए देश में जो सबसे जिम्मेवार कोई पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने किसानों का शोषण किया, उनको बहकाया, उनके वोट लिए, उसको गरीब रखा। और हमारी भाजपा की सरकार जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई है, सबसे ज़्यादा महत्व किसी को दिया गया तो वो किसान वर्ग है। और ये आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इन्होंने गुमराह किया कि ये काले कानून हैं, इन्होंने गुमराह किया कि मंडियाँ टूट जाएंगी, इन्होंने गुमराह किया कि MSP खत्म हो जाएगी, लेकिन आज तक कोई भी सदस्य ये नहीं बता पाया कि हरियाणा की कौन सी मंडी खत्म होगी, कौन से उपज की MSP खत्म होगी, या कौन सा दुष्प्रभाव किसान को पड़ा। सिर्फ ये डर दिखा के किसान, भोले वाले किसानों को बहकाने का काम करते रहे। 2013-14 में हमारे खाद्यान्न उत्पाद 153.54 लाख मीट्रिक टन था, जो 2019-20 में हमारी सरकार में 184.22 लाख हुआ, 20% उपज बढ़ी है। बाजरे का हरियाणा में 10 साल के अंदर इन्होंने 6,06,125 मीट्रिक टन की प्रोक्योरमेंट की, जो हमने हमारे 6 साल के अंदर 13,13,824 मीट्रिक टन प्रोक्योरमेंट 116% ज़्यादा बढ़ाई है। सरसों का 10 साल में इन्होंने 7.68 लाख मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट की। हमारी जो है, हमारी 6 साल की 16.69, 117% ज़्यादा सरसों खरीदी गई है। मक्का इन्होंने अपने वक्त में 10 साल में 0 खरीदी, हमने 4,191 मीट्रिक टन खरीदी। हमने कपास की खरीद के लिए 28 नई केंद्र बनाए, बाजरा के लिए 198 मंडियां बनाई, सरसों खरीद के लिए 182, इससे अलग है ये, उनसे अलग है ये। गेहूं खरीदने के लिए 1800 मंडियां बनाई, धान खरीदने के लिए। और भारत सरकार ने भी जो है 2013-14 में के आंकड़े दिए, 33,874 करोड़ रुपए का भुगतान गेहूं के लिए किया था, जो 2020-21 में 75,060 करोड़ रुपए का हुआ। भारत सरकार द्वारा धान का 63,928 करोड़ का भुगतान था, जो 1,72,752 करोड़ रुपए का हुआ। दालें ये नहीं खरीदते थे, सिर्फ 236 करोड़ रुपए की दाल खरीदी थी, जिसको हमने 10,530 करोड़ रुपए की खरीद की। भारत सरकार द्वारा कपास के लिए 2013-14 में 90 करोड़ का भुगतान किया था, जो 25,974 करोड़ रुपए का भुगतान हमने किया है। फसल बीमा योजना, जिसको ये कहते थे आमतौर पर मेरे साथी की, ये अदानी अंबानी किया है, सेठ साहूकार बन जाएंगे, इन्होंने सिर्फ 164.30 करोड़ रुपए मुआवजे के दिए थे, हमने 2,980.74 करोड़, और उसके अलावा इस खरीद का 979 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है।
किसान आज स्वेच्छा से बीमा कराता है और किसान को बचाने वाली ये योजना सबसे अच्छी है। मुआवजा आपदा प्रबंधन का 10 साल में आपने 827.01 करोड़ दिया था, हमने 2897 करोड़ से ज्यादा दिया। मुआवजा आप 3000 प्रति एकड़ देते थे, हम 12000 प्रति एकड़ देते हैं। यूरिया का भाव आपके वक्त पे 270 रुपये था, हमारे वक्त पे 266 रुपये 50 पैसे है। गन्ना का 214 तक 2014 तक आपके यहाँ गन्ना का उत्पादन 473.24 लाख क्विंटल था, जो बढ़ के 654.78 लाख हो गया है। 38% गन्ने का उत्पादन बढ़ा है। हमने किसान से मेहनत की है, हमने नीतियां बनाई है, गन्ने का उत्पादन बढ़ा है। चीनी का उत्पादन 45 लाख क्विंटल था, 67.84 लाख क्विंटल हो गया, जो 50% हमने किसान की मेहनत से बढ़ाई हुई है। चीनी की रिकवरी सबसे बड़ा कहता हूं कि इनके वक्त में चीनी की रिकवरी भी कम दिखाते थे, 8.98% थी, जो हमारे वक्त में बढ़ के 10.36% हो गई है। प्रति हेक्टेयर 2005 से 14 का औसत उत्पादन 686 क्विंटल था, जो भाजपा सरकार के 6 साल का औसत उत्पादन 787.87 क्विंटल है। 2013-14 में गन्ने का भाव 330 रुपये था, 310 रुपये था। अब जो है भारतवर्ष में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव है तो वो मेरा प्रदेश है, हमारी सरकार की नीतियों की वजह से। 2005-7 गन्ने की पुराई बैठो अवतार जी बीच में मत इनके वक्त में 44,572 गन्ने की पिराई हुई थी, अब जो 46,925 टन की पिराई हुई। पानीपत में 354 करोड़ रुपए की लागत से 5000 टीसी का चमचा का नया मिल बनवा रहे हैं। करनाल और परवल मिल में भी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। कृषि के उपभोक्ताओं के लिए हरियाणा प्रदेश में सबसे कम रेट हैं। हरियाणा के किसान को आपके राज के वक्त में 4,853 करोड़ रुपए दिए गए थे, हमने 7,115 करोड़ रुपए की जो है सब्सिडी दी है। 18.93 लाख किसानों को 6,000 रुपए मोदी जी की नीति के अनुसार लगभग 2,214.73 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बागवानी को बढ़ाने के लिए हमने बागवानी का यूनिवर्सिटी बनाई है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ बनाई है। पशुपालन के क्षेत्र में दूध का उत्पादन 2013-14 में 74.42 लाख टन था, जो आज हमारी सरकार की नीतियों की वजह से 117.37 लाख हो गया है। प्रति व्यक्ति उपलब्धता दूध की कांग्रेस सरकार के वक्त में उड़ा साहब सुन के जाओ थोड़ा सा, 800 ग्राम थी, जो 1142 ग्राम आज पहुंच चुके हैं। 3.17 लाख पशुओं का बीमा हमने किया है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। हमको किसान का जोखिम फ्री करने के लिए 100 रुपए में, और जो SCBC वाले 25 रुपए बीमा करते हैं, 24 करोड़ रुपए उनको जिनके पशु की मौत हुई है उनको बांटे हैं। 1.10 लाख क्रेडिट कार्ड को बैंकों द्वारा स्वीकृति जारी है। जो है पहले ने स्कीम लेके आए हैं कि छोटा किसान गरीब है जिसके पास जमीन नहीं है उसको PKCC दी जाए, ताकि वो साहूकार के चंगुल से निकल जाए। उसको पैसा लेने के लिए 32,000 कार्ड हम दे चुके हैं। 1,10,000 की सैद्धांतिक मंजूरी हो चुकी है। पशुपालन विभाग द्वारा स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए भेड़ बकरी पालने के लिए 1,000 पशुपालकों को हम फ्री में 20 भेड़ और एक देंगे, ताकि जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो सबसे कमजोर है, उसको भेड़ हम दे दें। वर्तमान में पशुपालन विभाग में 6 पॉली क्लिनिक कार्य करते हैं। इस वर्ष बचे हुए 14 जिलों में भी वेटरनरी क्लिनिक हमारे बनाने की योजना है, जिसके लिए 56 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का प्रस्ताव है। 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने के लिए मोबाइल वैन की हमने व्यवस्था की है। 86 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड हरियाणा में बनाए गए हैं। 34 भूमि जल प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं भी बढ़ाकर पहले थी, उसको 111 कर दिया गया है। प्रदेश में 12 लाख एकड़ जमीन जो है वो पानी से भरी लवणीय है, उसको हमने निर्धारित किया है कि हर साल 1-1 लाख करके किसानों के हित में जमीन को ठीक करेंगे। पॉन्ड अथॉरिटी हमने बढ़ाई है, 905 तालाबों का पुनर्जीवित कर दिया गया है, बाकी का भी करेंगे। फसल अवशेष को जलाने से रोकने के लिए 40,055 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें 80% अनुदान पर 4,224 कस्टम हायरिंग सेंटरों का किया गया है। प्रगतिशील किसान सुना नहीं चाहिए किसान के बारे में। प्रगतिशील किसानों को 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि हम मंडियां खत्म करेंगे।
2014 से 20 तक 21 नई मंडियों का निर्माण किया है, 11 सब्जी मंडियों का निर्माण किया है और अब आने वाले वक्त में 537 एकड़ जमीन में एशिया की सबसे बड़ी मंडी हम बनाने जा रहे हैं, जो देखने लायक होगी। सब कांग्रेस भाइयों को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि देखना कि ऐसी मंडी दुनिया में कोई नहीं होगी, वो बनने का काम शुरू कर रहे हैं। 175 करोड़ रुपए की लागत से 78 एकड़ में सेब की मंडी हम यहाँ बनाने का काम कर रहे हैं। गुड़गांव में 8 एकड़ जमीन पर फूलों की मंडी बनाने का काम करते हैं। आप दुष्प्रचार कर रहे हैं कि मंडियां खत्म होगी, हम मंडियां बना रहे हैं, किसान इस हवाले से खुश है। सोनीपत में 16 एकड़ जमीन में मसाला मंडी बनाएंगे। राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत 1000 मंडियों को ई नैम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है और गरीब मजदूर दिहाड़ीदार लोगों के लिए 25 मंडियों के अंदर 10 रुपए में भोजन देने की किसान की मंडी जो हमने बढ़ाई है अटल किसान योजना के तहत 10 रुपए में भोजन खिला रहे हैं ताकि किसी भाई कोई भूखा ना रहे। बागवानी विभाग द्वारा सब्जियों के उचित मूल्य के लिए 10 करोड़ रुपए भावांतर भरपाई के लिए दिए हैं। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा, क्योंकि फलों वो भावांतर भरपाई योजना तो तब है जब मंडी में जाएगा, पहले ओलावृष्टि हो जाए, कोई और नुकसान हो जाए, उसके लिए हमारा प्रदेश ने फसल बीमा की योजना की तरह से बागवानी बीमा योजना शुरू की, उसके लिए 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। 70 एफपीओ बनाने का काम हमने 430 करोड़ रुपए का 70 से लेकर 90% तक किसानों को पैसा देने का जो एफपीओ बनेगी। 11 एक्सीलेंस सेंटर बनाए हैं और संरक्षित खेती करने के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से एक नई योजना बनाएंगे। 1000 एकड़ के अंदर पॉली हाउस बनाएंगे। 10,000 एकड़ के अंदर हम मल्चिंग, प्लास्टिक टनल, बैम्बू स्टैकिंग देंगे। ये हो रहा है। राज्य में इरिगेशन के लिए सिंचाई सबसे बड़ी समस्या है। हमने सब इनसे भी समर्थन मांगा कि आज मौका है, दोनों प्रदेशों के किसान हैं, एसवाईएल की मांग भी हमारे प्रस्ताव के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा, दक्षिण हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है तो एसवाईएल का है। और 2020-21 में 220 चैनलों का 1200 करोड़ रुपए की लागत से चैनलों का सुधारीकरण किया है। 25 एकड़ की चेक बना के पानी बचाने के लिए हमने पूरे दक्षिण हरियाणा, जिसमें नारनौल, रेवाड़ी, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, वहाँ सारे सरकारी खर्चे पर ड्रिप इरिगेशन से पॉन्ड बना के, सोलर लाइट लगवा के वहाँ पर हम पानी देने का काम करेंगे। भंडारण निगम के लिए हमने बहुत सारे गोदाम बनाने की योजना की है। हैफेड ने 2021 के दौरान 1,47,000 मीट्रिक टन क्षमता व 2021-22 में 2,25,000 मीट्रिक टन व्यवस्था बनाएंगे। मछली पालन में 2013-14 में 1,05,266 था, वो बढ़ के 1,73,000 हो गया। बहुत सारी योजनाएं हम कर रहे हैं। ये सिर्फ किसानों को बहका के, काले कानूनों का डर दिखा के, एमएसपी खत्म करने का भय बिठा के, ये कांग्रेस की नीति है। गांव में रहता है, जैसे कह देते हैं फलाने दिन चपड़े के बाद उधर मत जाओ, वहां भूत आते हैं। ये ना होने वाली चीज का डर दिखाते हैं उसका। और बना दिए हैं, किसान को पैसा दे रहे हैं। और यहाँ पर समस्या क्या है? हम किसान हमारे साथ है, किसान का आशीर्वाद हमारे साथ है। धन्यवाद। और आपके दिक्कत ये है, धन्यवाद। बाढ़ राज्य के किसान को समझते हैं। तो किरण जी देखो, खेती बाड़ी में किरण जी को तो फसल का अंतर ही नहीं पता, बाजरे और सरसों का भी नहीं पता। तो मैं एक चीज कहता हूँ, किसानों के अंदर रहते हैं और मैं किसान का बेटा हूँ, किसानों के दुख को समझता हूँ, किसान की आवश्यकता को पूरा करेंगे। कांग्रेस को खुश नहीं कर सकते, किसान को हम बिल्कुल खुश करेंगे। किसान की आमदनी को बढ़ाने का काम है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है 2022 तक उसकी आमदनी बढ़ानी है, दुगनी करनी है। उस दिशा पे हम चलते जाएंगे। अच्छा हो कि आप भी किसान का शोषण जो आपने किया है, 70 साल तक किसान को गरीब रखा है। कांग्रेस को चाहिए कि हम पिछले 20, 30, 40 साल के लिए जो किसानों को गलत बहकाते रहे, उनके वोट समझते रहे, कांग्रेस को चाहिए आज एक प्रस्ताव ये भी रख ले कि कांग्रेस उस किसानों से बात। साहब खत्म करो। धन्यवाद जी। ये 14 मिनट दिए हैं, 12:34। हाँ जी, आएगा श्री किरण, आपका आप बोलिए।
कुंडू साहब को ही बुलाएंगे। हाँ उनको बुलवा दीजिए, बुलवा लो उनको, बुलवा उसके इंडिपेंडेंट बोलेंगे ना, उनका हक है, वो सिफारिश आपकी जरूरत नहीं है। नहीं एक ही हो गया, अब एक इंडिपेंडेंट बोलेंगे ना। क्या हाँ कुल बैठे रणधीर सिंह गोलन जी, नहीं गोलन जी का, गोलन जी नाम में जरूरी है कुंडू साहब, बाकी तो सारा सतोरी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और पूरे सदन का भी धन्यवाद करता हूं कि मेरी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि मैं भी इंडिपेंडेंट विधायक हूं और पहली बार इस सदन में आने का मौका मिला है। आज किसानों पर चर्चा चल रही है और इस देश का किसान, इस प्रदेश का किसान आज इतनी बदहाली में है कि शायद जो दुर्दशा किसान की है, क्योंकि किसान जो 135 करोड़ इस देश की जनता का पेट भरता है, वो किसान अपनी किसानी करता है, खेती करता है, दिन रात खेत में, धूप में, बरसात में हर प्रकार के जुल्म सहता है। लेकिन ये किसानों का बारे में आज जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात है, इस हरियाणा प्रदेश का कोई भी किसान, जहां तक मेरी सोच काम करती है, आज कर्जबंद है। सबकी जमीन जायदाद आज बैंकों के अंदर गिरवी रखी है। लेकिन हम बड़े किसान के तौर पर भी चर्चा करते हैं, छोटे किसान पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन असली किसान वो है जो खेतों के अंदर काम करता है, जिसके पास जमीन नहीं है, ठेके पर लेकर भी खेती करता है। लेकिन जो एक माहौल, एक वातावरण इस प्रदेश के अंदर पिछले लगभग 105 दिनों से चल रहा है, उसको देखते हुए जहां हरियाणा की सरकार भी चिंतित है और हरियाणा की सरकार के बारे में विपक्ष के लोग एक आरोप लगाते हैं कि ये किसान विरोधी है, किसान विरोधी है। लेकिन हरियाणा सरकार में जितने भी विधायक हैं, हम 90 विधायक हैं, उनमें से लगभग 60-70% किसान हैं, जो किसानी से सीधे चाहे कोई मजदूरी के तौर पर जुड़े हो, चाहे कोई खेती के तौर पर जुड़ा हुआ हो। आज किसान, मेरे कार्यालय का भी कल कुछ किसान भाइयों ने घेराव किया और उन्होंने एक ही बात कही कि आप कल वोट सरकार के खिलाफ करोगे। लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि क्या 60 किसान इस देश का, इस प्रदेश का निर्णय करेंगे? क्या 60 किसान ही मेरे हल्के की, मेरे एमएलएशिप का दावा करेंगे? जिस 41,000 लोगों ने मुझे को इस जनता ने जिताकर भेजा है, 41,000 की जनता फैसला करेगी? अब 60 लोग फैसला करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी सदन में नहीं है, 10 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, स्वामीनाथन आयोग के अध्यक्ष रहे। उस टाइम में स्वामीनाथन आयोग क्यों नहीं लागू की? आज स्वामीनाथन आयोग का ढंढोरा पीट रहे हैं मेरे साथी। 10 साल तक क्यों नहीं किसान की बात करी? आज ही किसान याद आया है क्या? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसान अगर किसान ये चाहता है, और मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं है, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, अपनी सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं
कि जो पिछले 105 दिनों से इस प्रदेश के अंदर वातावरण तैयार हुआ है, हम किसान के हित में है, पूरी सरकार किसान के हित में है। हमें भी सहानुभूतिपूर्वक बात करके इस आंदोलन को खत्म कराने का काम करना चाहिए। नहीं तो विपक्ष के लोग, जो विपक्ष के साथी हैं, वो यही चाहते हैं कि हम 6 साल से सत्ता में 12 सत्ता में वापसी कैसे करें। इनको भी मरोड़े लगे हुए हैं, भाई बीजेपी राज क्यों कर रही। तो इसलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि कल एक साथी ने 200 करोड़ के घोटाले की बात की कि 200 करोड़ का घोटाला एक कंपनी ने जीरी खरीद में किया। लेकिन मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूं, 200 करोड़ का घोटाला कोई एक दिन में नहीं होता। 200 करोड़ की जीरी खरीदने के लिए लगभग 1 महीना लग जाता है। 1 महीना, अगर 1 महीने तक हम आंख मूंद के रहेंगे, आंख मूंद के कोई फैसला लेंगे तो ऐसे घोटाले नहीं हुआ करते। जहां तक सरकार की बात है, चाहे जीरी की बात हो, चाहे गेहूं की बात हो, चाहे मूंग की बात हो, चाहे मक्के और बाजरे की बात हो, चाहे सूरजमुखी की बात हो, हमारी सरकार ने उसको खरीदने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की और चर्चा करना चाहता हूं। जल्दी से जो अविश्वास प्रस्ताव आज मेरे कांग्रेस के लोग लेकर आए हैं, ये अविश्वास प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं है, ना ही ये किसान की बात करते हैं। ये अविश्वास प्रस्ताव अपने हित में लेके आए भी हमारा हल कैसे होगा, लेकिन ये हल होने वाला नहीं है। सरकार का पूर्ण बहुमत है और हम इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमती किरण चौधरी जी। अध्यक्ष जी, मुझे एक निवेदन है कि समय का ख्याल रखें। 14-15 मिनट आप दूसरों को दे रहे हैं, हमें भी देखिए दीजिए। इसमें फिर 14 मिनट के अंदर तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं तो टाइम फिर सबको जो बराबर हमने दीजिए। तय किया था, नहीं, जिन्होंने ओपन करा उनकी तो भाई मैं मान 2 सकती घंटे का हूँ, समय लेकिन तय, बाकियों को 2 अगर आप घंटे इतना का समय तय देते किया हैं था और मेरे समय पर ये कटौती करी जाती है तो ये जाती है। आपसे मेरे को अपेक्षा ये है अध्यक्ष जी कि आप बिल्कुल वो करोगे, यू वोंट बी प्रेजुडिस्ड एट ऑल। नहीं, मैं किसी के लिए I completely agree with that. So I hope for justice from you. अध्यक्ष जी, मैं इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के समर्थन में खड़ी होती हूँ और साथ ही साथ अध्यक्ष जी मैं 3-4 चीजें जो बोलूंगी, ज्यादा नहीं बोलना चाहती, इसलिए बीच में प्रावधान ना हो। ये जो तीनों काले कानून जो लाए गए हैं अध्यक्ष जी, ये पूरी तरह से कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए और जो है किसान भाइयों को पूरी तरह से निचोड़ के रखने के लिए जो है ये किसान जो है ये बनाए गए। और दुर्भाग्य की बात ये है, अब आप बीच में ना बोलिए, दुर्भाग्य की बात ये है अध्यक्ष जी कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है जी, और मर्यादा में हमारे को नहीं। सबसे ज्यादा ये इफेक्ट करता है, हमारे किसान भाइयों को सबसे ज्यादा ये कानून जो है इफेक्ट करते हैं। उसके बावजूद जो जिस तरह से जबरन ये तीनों काले कानूनों को किसान भाइयों के गले के नीचे उतारने की कोशिश करी जा रही है, उसकी मैं पूरी निंदा करती हूँ। आज हमने देखा किस तरह से किसान भाई जो हैं आंदोलन के ऊपर हैं, परेशानियां झेल रहे हैं, माताएं बहनें बैठी हुई हैं सड़कों के ऊपर, मांग कर रहे हैं कि इन काले कानूनों को निरस्त करा जाए, लेकिन सरकार पूरी तरह से अनसुनी कर रही है और सरकार उनकी तरफ कोई वो देख नहीं रही। अध्यक्ष जी, ये स्टेट सब्जेक्ट है और मैं इन्हीं के मंत्री के वो मैं पढ़ के बताती हूँ। 22 नवंबर 2019 को राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से पूछा गया कि किसान की परिभाषा क्या है, तो जवाब में उन्होंने कहा, परिभाषा मैं क्या बताऊं, खेती राज्य का मामला है, परिभाषा वे ही बताएं। तो ये आज हमारे से हमारा हक छीनकर और केंद्र को जो है वो ले जाते हैं और वो वहां पर कानून बनाते हैं, तो ये हमारे हरियाणा के हकों के ऊपर एक डाका डालने वाली बात हो रही है। अध्यक्ष जी, इस बात को हमारे को सारे सदन को समझना होगा कि हम अपने इख्तियार जो हैं उनको इस तरह से इतने आराम से अगर दे देंगे तो आने वाले समय में भी कानून इस तरह के बनाए जाएंगे जो हमारे हित के नहीं होंगे। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, हमारे जो हैं यहाँ पे ये बात कही गई, अब मैं ज्यादा समय आप नहीं दोगे इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ।
कि कहा गया कि मंडियां बंद नहीं होंगी। हम भी नहीं कह रहे कि मंडियां बंद होंगी, लेकिन ये जो 3 काले कानून इन्होंने बनाए हैं, वो कानून के अंदर प्रावधान इस तरह के हैं कि ये मंडियां अपनी मौत अपने आप खत्म हो जाएंगी। तभी तो ये एमएसपी का जो है निर्धारित जो है बात, उसमें क्यों नहीं कहते, क्यों इधर उधर की बातें करते हैं? सीधी सादी बात कीजिए। आज हम जो है किसानों के मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं, आंकड़े गिनाए जाते हैं, उन आंकड़ों से कोई फायदा नहीं होने वाला। सच्चाई ये है कि हमारे को इसके ऊपर बहुत जहन करके अपना देखना पड़ेगा। हमने देखा किस तरह से 14 साल के अंदर बिहार के अंदर जो ये मंडी सिस्टम जब खत्म हुआ, आज बिहार के जो लोग हैं वो मजदूरी करने के लिए बेचारे उतारू हो गए। हरियाणा तक जो है बिहार का आदमी जो है वो मजदूरी करने के लिए आता है, उसकी जमीन जायदाद जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये कॉर्पोरेट्स का जो है ये जो मांग करी थी, आज स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कही गई यहाँ पर। स्वामीनाथन रिपोर्ट, ये एक हमारे भाई ने ये बात उठाई, स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है उसको लागू करना बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो था, और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष और उनके सारे आला जितने भी पदाधिकारी हैं अर्धनग्न होकर उन्होंने बार बार प्रदर्शन करा। लेकिन अध्यक्ष जी, आज जो है उसका जो हाल हो रहा है वो हम सारे के सारे देख रहे हैं। तो इसलिए हाँ, इसके साथ साथ अध्यक्ष जी, ये मैं कहना चाहती हूँ इन्हीं मंडियों के ऊपर कि 2014 की बात है मेरे ख्याल में, हाँ, ई नाम से 14 अप्रैल 2016 को देश की मंडियों को इंटरनेट से जोड़ने वाली योजना ई नाम का उद्घाटन जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा, और उसकी तारीफ के पुल बांधे। इसे किसान, बिचौलिया और उपभोक्ता तीनों के लिए लाभकारी बताया गया। आज जो है ये जो है, और कहा गया कि ई नाम से किसानों को अपनी फसल देश के किसी भी कोने के में बेचने की आजादी हो। लेकिन आज वो इनाम कहाँ गया? उससे क्या फायदा हुआ, हमें बताइए। क्या करना था? केवल इनाम से, इंटरनेट से जो है ये मंडियों को अगर जोड़ देते तो किसान भाइयों का उसका फायदा होना था। लेकिन आज जो इतनी जोर शोर से जिसकी बात करी गई थी उसका नाम और निशान कहीं नहीं। इसके साथ साथ अध्यक्ष जी, निर्मला सीतारमण जी ने जो है उन्होंने अपने भाषण देते हुए ये बात कही, मैं उनको कोट करती हूं कि मंडियों की उम्र पूरी हो चुकी। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं, और ये कहाँ कहती हैं? ये पूरा का पूरा जो है पूंजीपतियों का जो कोई सेमिनार है उसके अंदर वो कहती कि मंडियों की उम्र जो है वो पूरी हो चुकी है, और पूंजीपतियों को जो है उन्होंने आश्वस्त करने के लिए ये बात कही। तो आज ये किस तरह से कहेंगे कि मंडियां जो हैं ये जो हैं खत्म नहीं होंगी? हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि किस तरह से जब किसान मंडियों के अंदर नहीं जा पाएगा, आहिस्ता आहिस्ता करके कॉर्पोरेट जब टेक ओवर कर लेंगे, खुली छूट होगी, कहीं पे खरीद फरोख्त होगी सारी की सारी, तो ये मंडियां अपने आप में खत्म हो जाएगी। एमएसपी प्रथा जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। आप बैठिए, आपकी बात पे आती हूँ मैं। एक मंडी खत्म करना बताइए। मैं नहीं कह रही, मैंने खुद कहा कि अभी मंडियां नहीं खत्म हुई, मैं खुद कह रही हूँ। आपने सुना नहीं? सुना करिए जरा। उसके साथ साथ अध्यक्ष जी, असली जड़ जो है, ये सारी असली जड़ जो है वो समर्थन मूल्य की। ये समर्थन मूल्य का अगर कानून बना देते तो भी हम इसके ऊपर बात कर लेते, लेकिन समर्थन मूल्य को जो है पूरी तरह से निर्धारित करना जो है उसके ऊपर कोई बात ही नहीं होती है। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, हमारे जो हैं ठेका जो है, ये सारे के सारे अब ये तीनों काले कानून जो हैं पूरा उनका किस तरह से ये हमारे विरोध में है, किसानों के विरोध में। उनकी अगर मैं बात बताऊंगी तो समय लगेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कॉर्पोरेट्स पूरी तरह से हावी हो जाएंगे और बेचारा किसान जो है वो दर दर की ठोकरें खाएगा। मैं मंत्री जी ने पहले तो हमारे कंवरपाल जी ने एक बात कही कि बता दीजिए कौन से मंत्री ने ये कहा कि ये चीनी और पाकिस्तानी। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस
ये आपके मैं रखती हूं इसको। हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने, मैं बोल रही हूं, ये सिर्फ इन्होंने अखबारों कहा, अखबार में छपाने से नहीं होता। मैं नहीं कह ये रही, आप मैं एक्सपर्ट नहीं कह हैं, रही, आप I am अखबार not में saying छपाने it. के एक्सपर्ट हैं, I am not saying उसको it. कोट करते हैं, This is what मौके the का कुछ पता नहीं होता। news channels मैंने have कभी said. किसान को कुंतला जी, चिट्ठी बैठो। पाठा मैंने नहीं नहीं कहा। कहा, न्यूज कभी चैनल्स ने नहीं ये कहा। कहा है, न्यूज चैनल्स ने कहा है, और स्पष्ट तरीके से इसके अंदर वो है, और वो चैनल का वो निकाल लीजिएगा। आप कभी कि किस धरातल पे तरह आओ, से अखबारों के थ्रू चलते रहो। ANI की रिपोर्ट है अध्यक्ष जी, किस तरह से इन्होंने कहा है कि चाइना एंड पाकिस्तान वांट टू डिस्टेबलाइज द कंट्री एंड दिस होल थिंग इज बीइंग मैनेज्ड बाय देम। तो ये इसका क्या चाइना मतलब हमारा है? दुश्मन देश क्या है, बात कर रहे हैं? कांग्रेस का दोस्त है, चाइना इन्होंने- हमारा दुश्मन देश इन्होंने है। ये मेरे पास ये बात जो है, आज भी कहता हूं मैं। इसको ये देखिए, देख लीजिए, चाइना ये हमें लिखा हुआ डिस्टेबलाइज है, करना रख चाहता दीजिए। किसान है आंदोलन के और पीछे कांग्रेस उसकी चीन दोस्त और है। पाकिस्तान का हाथ है। ये मैं आपको जो है ये टेबल करती ये हूँ। तो बड़ा फर्क आप पड़ इसको गया आप आपके केवल कहने में ही। इसके लिए रख लीजिएगा। आपके साथ कहने में ही ही चाइना साथ, हमारा फ्रेंडली अध्यक्ष जी, कंट्री नहीं है, मेरी बात सुन और लीजिए। चाइना की और कांग्रेस की दोस्ती हो सकती है, हमारी जो नहीं। है हर तरीके से मंत्री जी गुमराह करते हैं, आंकड़े बहुत लंबे चौड़े आंकड़े बोलते गए। मैं आज इनसे पूछना चाहती हूँ, इसी सदन पटल पे मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि ये आंदोलन को खत्म करने के लिए एसवाईएल नहर के मुद्दे पर झूठे उपवास रखे या नहीं रखे। आज उस एसवाईएल नहर का मुद्दा ही नहीं है। जब मैं सदन के अंदर एक प्रस्ताव लेके आती हूं कि इसके ऊपर चर्चा करी जाए, उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। दक्षिण हरियाणा के लिए ये अहम, हमारी जो है ये जीवन रेखा है। हमारे किसानों के आंखों के अंदर खून के आंसू हैं, लेकिन पानी नहीं है। पानी की बात करते हैं, असलियत के अंदर जो है जो हाल जो हो रहे हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं अध्यक्ष जी। और जब उपवास रखे थे, किसके खिलाफ रखे थे उपवास ये बताइए? गेंद तो केंद्र के पाले में होने चाहिए। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, उससे हम मांग करते हैं कि हमारा पानी दे। गेंद जो है वो हमारे पाले, इस सरकार के, हमारी सरकार के पाले में है। पंजाब पे क्यों जाएं? हम पंजाब के खिलाफ। आप सुनो, नहर पंजाब में बनी है, पंजाब सरकार से सहमति आज तक हम इंतजार में हैं कि हमारे को विपक्ष जो है पानी के मुद्दे पे इकट्ठा टाइम हो गया। और आज तक हम इंतजार में हैं कि भाई कर। हमारे को भी लेके जाया जाए और हम भी कहते हैं इनका साथ दें, लेकिन नहीं, खाली गुमराह करने की बात करी जाती है। समाप्त करिए। और अध्यक्ष जी, आप मेरे समय पर हमेशा टाइम 10 मिनट से ज्यादा हो गया। अध्यक्ष जी ये बात तो सही नहीं है। नहीं, मेरा टाइम 10 मिनट से ज्यादा होगा, फिर इसको अध्यक्ष जी तो अब सभी मेरे 14 मिनट बोलेंगे क्या? मैं जब बात कर टाइम ऐसा है कि टाइम का कुछ नहीं, ये अब मेरा तो इतना सारा है भाई साहब। ये नहीं, देखिए होटा साहब, इसको क्योंकि 2 घंटे मैं हो सारा गए इतना सारा हैं, इसको काम- एक अध्यक्ष जी कितना करें? आधा घंटा करें, पौना घंटा करें, 1 घंटा करें? अध्यक्ष जी मैं इतना सारा काम करके लाती हूँ, 1 घंटा इतनी मेहनत करते हैं। इसके लिए और एक्सटेंड कर देते हैं, 1 घंटा है जी। पर लेकिन जो लिस्ट मेरे पास आई हुई है उसके बीच में, मेरे पास जो लिस्ट आई हुई है उसके मुताबिक 10 मिनट से ज्यादा समय फिर भी नहीं मिलेगा। मतलब ये तो 5-5 मिनट के। अभी देखिए, मेरी ऐसा है कि स्पीकर अभी अच्छा, मैं खत्म करती तक हूँ। एक मिनट बहन जी, देखिए इसको समय का तो मैनेज करना पड़ेगा ना। अभी 10 स्पीकर बकाया है, अब 5-5 मिनट जो हैं बोलेंगे तब भी 1 घंटा हो जाएगा। आप 11 मिनट बोल चुके अध्यक्ष जी हैं। मुझे थोड़ा सा तो बोलने दीजिए। नहीं, अभी मुख्यमंत्री जी ने और सरकार उन्होंने जवाब कहती देना है, है। अध्यक्ष जी अच्छा मैं जल्दी, मैं आज आप फटाफट करती हूँ। सरकार कहती है अध्यक्ष जी कि कोई आड़ती नहीं होंगे, लेकिन ये जो कॉर्पोरेट्स आ गए हैं, ये इनके सारे के सारे बिचौलिए ही तो सारे के सारे किसान का जो है खून चूसेंगे। आड़ती भाई जो हैं, जिनके साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है किसान भाई का, कि आपस के अंदर भाईचारा के साथ जो है आड़ती भी अपना काम करते हैं और किसान भी करते हैं, आज उसको खत्म करने की बात हो रही है। और ये कह रहे हैं कि आड़ती जो है बिचौलिए खत्म कर देंगे। ये सारे कॉर्पोरेट्स के बिचौलिए ही तो आएंगे, और एक बिचौलिए नहीं, पता नहीं कितने दर्जन बिचौलिए उसके अंदर घुसेंगे, जो किसान को समझ ही नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, जो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, ये सेक्शन 9 है ना, दिस इज आई थिंक द ओनली वर्ड आई कुड फाइंड फॉर इट वाज, दिस इज अस्टाउंडिंग। सच्चाई है कि हैरानगी का एक्ट, मतलब ये सेक्शन है, ये कहता है कि सर्विस प्रोवाइडर जो है वो लोन ले सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल लोन।
लैंड के ऊपर। अब जिसने अपनी जमीन पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया पूंजीपतियों से, आप ये लिखा हुआ है, मैं आप मत बोलिए, अब ये आप बोलिए, आप ये बीच में बोल रहे हैं। किरण जी आप समाप्त करो। अध्यक्ष जी मैं समाप्त कर रही हूँ, आप समझेंगे, आप समाप्त तो करो। आप समझ सकते हैं कि किसान भाई का क्या हाल होने जा रहा है। अध्यक्ष जी बैलेंस ऑफ पावर जो है वो पूरी तरह से शिफ्ट कर जाएगी। इट विल बी टोटली इन फेवर ऑफ द कॉर्पोरेट्स। अध्यक्ष जी कोई लीवरेज नहीं होगा। मुझे मालूम है कोर्ट का भी ये सारी बात नहीं बता सकती मैं, क्योंकि अब फिर तो ये बोलने नहीं देंगे। कोई लीवरेज नहीं रह पाएगा। आड़तियों को तो आज आप पकड़ सकते हैं, उनका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। जब इनके ये बाहर के कॉर्पोरेट्स के ये आ जाएंगे, बड़े बड़े लॉयर्स उसके ऊपर डिसेंड करेंगे और पता नहीं कौन कौन नहीं आएगा, उसको एक अनपढ़ गरीब किसान वो कहां से पकड़ेगा? सरकार उसकी जवाबदारी कैसे तय करेगी? अध्यक्ष जी ये संभव नहीं है आज। अच्छा मैं रैप अप कर रही हूँ। 14 मिनट हो गए, ऑलरेडी 14 मिनट हो चुके हैं। अभय सिंह यादव जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आज सदन के अंदर अध्यक्ष जी लास्ट मिनट 1 सेकेंड है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 1 सेकेंड मेरे को 10 सेकेंड दे दीजिए, 10 सेकेंड खाली। अध्यक्ष जी आज मौका पड़ा है, सारा हरियाणा हमारी तरफ देख रहा है। हमारे को अपने जहन के अंदर झांकना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हमारे किसान भाइयों का हम उत्थान किस तरह से कर पाएं। मेरी अपील है सारे मेरे विधायक भाइयों से कि इसके अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, लेकिन हमारा किसान जहां उजड़ रहा है उसके हल के लिए हम खड़े हों, उसके हक के लिए हम लड़ाई लड़ें, ताकि आने वाली पुश्तें जो हैं ये हमारे को ना कोसें कि हमने उस अन्नदाता के खिलाफ काम करा, उस अन्नदाता के खिलाफ। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, आपने मेरे को बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय 2014 में मूलचंद जी, एक मिनट, मूलचंद जी बैठो, मूलचंद जी बैठो प्लीज, बैठ जाए मूलचंद जी। आप मूलचंद जी आप ना बोलो, बैठ जाओ प्लीज यार, आप ना बोला ना, बोलने दो, बहुत हो गया। अध्यक्ष महोदय, चलिए अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, बहन जी बस उनको बोलने दो, अब उनका समय शुरू हो गया है। अध्यक्ष महोदय मेरा समय जरा नोट कर लेना और मैं काम की बात कहूंगा सारी की सारी। अध्यक्ष महोदय 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो हिंदुस्तान की राजनीति में एक परिवर्तन की एक स्टेज थी और माननीय नरेंद्र भाई मोदी को हिंदुस्तान की जनता ने इस देश की बागडोर सौंपी और एक ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले जो पूरी प्रतिबद्धता से, निष्ठा से और राष्ट्रभक्ति के साथ इस देश के लिए काम किए। एक से बढ़कर एक वो योजनाओं को लागू करते रहे और हिंदुस्तान की जनता ने प्रसन्न होकर उनका दूसरा कार्यकाल उनको दे दिया। दूसरे कार्यकाल में भी उन्होंने कई ऐतिहासिक निर्णय किए। अध्यक्ष महोदय जो ही प्रधानमंत्री का ग्राफ ऊपर बढ़ने लगा, विपक्ष के भाई हैं इनमें बेचैनी होने लगी, बहाने तलाश करने लगे। पहला शुरू किया राफेल से, उसमें बात नहीं बनी। फिर ये सीएए पर शाहीन बाग का ड्रामा किया, उनमें इनकी बात नहीं बनी। उसके बाद में जब किसान कानून आया तो इन्होंने सोचा कि अब शायद ये कि रास्ता है कि किसान को भावनाओं को उनको उकसा के और किसान से के कंधे पर बंदूक रख के और शायद सत्ता की वापसी का इनको मौका मिल जाए। उस रास्ते पे अब ये चले हुए हैं, मैं बताऊंगा कैसे। अध्यक्ष महोदय इन्होंने एक बहुत बड़ी बात यह है कि किसान को जमीन से बहुत प्यार है, जमीन के लिए अपनी औलाद की कुर्बानी किसान दे सकता है। इन्होंने एक सिगुफा गढ़ा कि अगर ये लागू हो गया तो किसान की जमीन चली जाएगी। अध्यक्ष महोदय जमीन के लिए किसान किसी भी हद तक कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता है और इन्होंने किसान को जमीन जाने की बात कहकर और वो सारे के सारे किसानों को उत्तेजित कर दिया, आंदोलित कर दिया।
और उसके बाद में दूसरा काम इन्होंने जो किया, इन्होंने दूसरा जो इंतजाम किया वो ये किया कि किसानों की ये गलतफहमी, ये मुगालता दूर करने का किसी को अवसर ना दिया जाए। दो तरीके इन्होंने अपनाए। एक तो सोशल मीडिया पे काबू किया, एक ब्रिगेड सोशल मीडिया पे छोड़ी कि जो भी इस कानून के बारे में सफाई देना चाहे, कोई कानून के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहे, तो पूरी की पूरी ब्रिगेड सक्रिय हो जाती है। और मैं अपने अनुभव से बताता हूं एक बात। मैंने एक दिन सुबह सैर करते करते मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई ये दोनों पंजाब हरियाणा के किसान दोनों साथ दिल्ली बॉर्डर पे एक जगह बैठे हैं, और ये दोनों अगर साथ में आपस में भाईचारे में, हमारा SYL का बहुत पुराना मुद्दा है, अभी मैडम बता रही थी, उलझा हुआ है, तो इसमें अगर दोनों किसान आपस में बैठेंगे, जब इतना लंबा बैठ रहे हैं तो हंसी मजाक भी होगी, सद्भावना का वातावरण भी होगा। उसमें बैठे बैठे अगर ये एक दूसरे को इस बात से सहमत कर ले, पंजाब के किसानों को हरियाणा के किसान इस बात के लिए सहमत कर ले कि वो नहर को बन जाने दे, पानी का फैसला जो वर्तमान हालत है उसके मुताबिक पानी का फैसला फिर हो जाए, दूसरी स्टेज पे हो जाए, नहर बढ़ाने के लिए वो सहमति बना लें, तो हरियाणा के किसानों के लिए बहुत बड़ा एक काम होगा। और मेरा ये इंटरव्यू, मैडम प्लीज डोंट इंटरफियर, मैं खत्म करूं तो पूछ लेना। मेरा ये इंटरव्यू एक हमारे पंजाब केसरी के सीनियर कॉरेस्पोंडेंट है बलवंत तक्षक जी, उन्होंने इस विषय में मेरा एक इंटरव्यू लिया और वो सोशल मीडिया पे डाला। लगभग 4 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा उसको। और अध्यक्ष महोदय, मैंने जब वो कमेंट्स में पढ़ने लगा, इनकी जो ब्रिगेड थी उसने इतनी मोटी मोटी गालियां उस पर लिख रखी, मुझे हंसी आई कई देर तक तो, मगर ये इनकी ऐसा सुनता है। ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर ने उतरने दिया, डिप्टी CM का हेलीकॉप्टर ने उतरने दिया। मुख्यमंत्री महोदय, ये प्रजातंत्र में हुड्डा साहब बैठे हैं, मेरा एक निवेदन है कि प्रजातंत्र में बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। जब आप किसी पड़ोसी के घर में आग लगाते हो तो आग कभी ये नहीं देखती कि वो अगला घर किसका है, वो घर आपका भी हो सकता है, तीसरे का भी हो सकता है। सत्ता आती जाती रहती है। हरियाणा की राजनीति में एक ऐसी प्रथा ये डाल रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि शर्म आती है, ये हरियाणा आगे कैसे चलेगा, कैसे इस पे शासन होगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं बैठ जाता। हमने कभी इस बात का समर्थन नहीं किया किसी गाड़ी रोको या हेलीकॉप्टर को, एक हालात बताए हैं जो हुए, कभी ना किया ना करेंगे। मैं प्रजातांत्रिक उसमें यकीन करता हूं। गलत कोट मत करो। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं ये नहीं कहता, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि हुड्डा साहब ने करवाया। मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति में एक गलत परिपाटी की शुरुआत हो रही है, ऐसी शुरुआत हो रही है जो हरियाणा के लिए बड़ी खतरनाक साबित होगी। अध्यक्ष महोदय, इनका एक ये जो ब्रिगेड है जो गांव में जाके मंत्रियों का MLA का घेराव करती है, अध्यक्ष महोदय, एक कुछ समाज में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं अध्यक्ष महोदय, जो एक आदमी कुछ को बोलने की तेज बोलने की इतनी तेज आदत है कि जब वो बोलते हैं तो एक आदमी 1000 के ज्यादा लोगों का शोर करते हैं। और जिस दिन अध्यक्ष महोदय वो इस मुगालते में है, मेरी बात ध्यान से सुन लें, ये मुगालते में है कि जो शोर मचा रहे हैं वही किसान है, वही प्रजातंत्र है। अध्यक्ष महोदय, जो खामोश हैं वो खामोश हैं, उनकी संख्या जो ये शोर मचा रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा है। और जिस दिन वो खामोशी टूटेगी अध्यक्ष महोदय, ये जहां अभी कहां सत्ता पे बैठने के सपने ले रहे हैं, जिस दिन ये खामोशी टूटेगी उस दिन के सारे गणित फेल हो जाएंगे और फिर ये कहेंगे EVM के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो ये मैं इनको ये बात आगाह कर रहा हूं कि ये राजनीति ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसान कानून की बात है, हुड्डा साहब, ये वही रिपोर्ट है ना जो आपने पेश की थी, इस पे जो ये अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, प्राइवेट उनको मंडियों को लाएंगे, ये लाएंगे। मैं सिर्फ इनकी हुड्डा साहब ने जो लिखा है मैं उसी की कुछ लाइनें आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। हुड्डा साहब कहते हैं, इट इज सरप्राइजिंग but true that farmers have hardly any choice in marketing their produce. Unlike other producers, farmers have to bring their produce to regulated agriculture mandis, which effectively means going to mandis near their farm villages. These regulated mandis virtually act as monopoly institutions for sale of the farm produce,
in the absence of credit and storage facilities, farmers are forced to go for distress sale of their produce. Thus, a suitable change in this system is required. Then अगले पैराग्राफ में ये कहते हैं, अगला पैराग्राफ में कहते हैं, in order to give choices to the farmers and for developing more efficient supply chain, it is necessary to bring in private sector investments for developing marketing infrastructure, including better handling of agriculture produce. 2 लाइन और सुनाता हूं. Then he says, Ministry of Agriculture had circulated a model agriculture marketing law in 2003 for adoption by the states. The Model Act provides for alternative marketing channels to the farmers. Major features of the Model Agriculture Produce Marketing Committee APMC Act is the establishment of private markets and consumers markets, facilitating contract farming and direct marketing, single point levy of market fee cess, setting up special commodity markets, promotion of standardization and grading, and promotion of e-trading. States need to adopt these reforms, operationalize them, and in fact go beyond the measures proposed in the model law to provide a free and competitive market to the farmers. This is the recommendation made by Honorable Bhupender Singh Hooda. मैं आपकी हुड्डा साहब मुझे फिनिश कर लेना, आप कह देना जी. मेरा नाम लेके कमेटी का नाम मैं कह रहा हूं, मुझे फिनिश कर लेना, आप बोल लेना. आई हैव टू इंटरवीन. मुझे कंक्लूड तो कर लेना. इंटरवीन करूंगा मैं, बिकॉज़ यू हैव नेम्ड मी. मैं कह रहा हूं, आप बोल लेना. नहीं, आप ये अधिकार मुझे कंक्लूड तो कर लेना. आपने रेफरेंस किया. अध्यक्ष महोदय, ये जो इन्होंने पढ़ा है इसमें मेरा अकेला नहीं है, पंजाब का चीफ मिनिस्टर, बिहार का चीफ मिनिस्टर, सब थे सदस्य, और ये बिल्कुल ठीक है. आज भी उस पे हूं मैं. लेकिन जो असली रिकमेंडेशन है वो भी पढ़ लो कि किसान को एमएसपी C2 फार्मूले पे दी जाएगी. वो क्यों नहीं पढ़ते तुम? वो क्यों नहीं पढ़ते? C2 फार्मूला दो, C2 फार्मूला दो और कोई मार्केट में जाए, मेरे को कोई इतराज नहीं है. किसान को एमएसपी C2 फार्मूला दो, ये पढ़ो. मैं हुड्डा साहब ये भी ये कि एपीएमसी की भी मोनोपोली नहीं रहनी चाहिए. आई स्टैंड बाय दैट. मैं ये कह रहा हूं आप आपकी अपनी कमेटी, मैं ये नहीं कहता आपकी अपनी है, लेकिन यू आर चेयरिंग दिस कमेटी हुड्डा साहब. और श्री अनूप दानक जी, एक मिनट. आप ये कहना चाहते हो, मैं हालांकि डिस्कस नहीं करना चाहता था. ये जो नए कृषि कानून की बात कर रहे हो आप, इसमें एमएसपी डाल दो. We'll agree to it. मैंने तो अभी आप प्राइवेट मंडीज की बात कर रहे थे मैडम, और ये सारे आपके मेंबर्स गला फाड़ के कह रहे थे किसान प्राइवेट मंडी में ले जा रहा है. मैं तो कह रहा हूँ इट वाज योर रिकमेंडेशन. मलिक साहब बैठ जाओ, सुन लो. मलिक साहब, हुड्डा साहब बैठ जाओ, थोड़ी बात सुनो. और सेकंडली 2 मिनट लगावांगे हम लोग. हो गया बस. और ये हो गया वो बोलेंगे अमरजीत. अनूप बाहर है. बत्रा जी बैठ जाओ. ठीक, बैठ जाओ. अमरजीत. अध्यक्ष महोदय जी, आपने मेरे उस प्रस्ताव के बारे में बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. जो अपने विपक्ष भाई बैठे हैं वो इस पूरा जय गोला काम कर रहे हैं. ये किसान या साथ सदन बैठा है, सभी ने सोचना चाहिए. जो किसान है, हम सभी किसान हैं. जो कुर्सी दी है किसानों ने दी है. अभी एक ताज़ा मैं दुर्घटना बताऊंगा, मेरे साथ हुई थी अध्यक्ष महोदय जी. 27 तारीख को मेरा हल्के में जुलाना गांव, सिवा गांव है, वहाँ एक झगड़ा हुआ था. वहाँ पर पूरा गांव खड़ा था. दादा खेड़ा सब दोगते सब पूछते हैं, ये कांग्रेस वाले पूछते हैं, मेरे को पता नहीं. वहाँ पर पूरा गांव खड़ा था. मैं उस भंडारे में गया, सभी माता बहनें थी, अपने बुजुर्ग थे, युवा साथी थे. एक कांग्रेस का एक ही आदमी ने पूरे गांव में, पूरे मीडिया में पूरा पुतला फूंकना काम किया था. और वो आदमी गोली चला के दिल्ली किसान आंदोलन में भाषण देता है. लबी ने अमरजीत डांडा विधायक किसान विरोधी है.
उसी ने कांग्रेस का पहले वो मारा रात को आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ, सुनने याद डालो, सुनना तो डालो, एक बार बैठ जाओ। नहीं आप सुनने याद डालो, 2 मिनट में उठ के खड़े हो जाते हैं भाई। आराम से बैठ, आप सुनने बात करो, एक बार बैठो, बताता हूँ आप 2 मिनट में खड़े खड़े हो जाते हैं। किस किसान की बात कर रहे सैनी हो? साहब, सैनी हम साहब, किसान के बेटे हैं, हम सैनी किसान साहब के बैठ जाओ। भाई हैं। अध्यक्ष जी बंद करो इनको, रात को 12 बजे बैठ जाओ ना, बीच में डिस्टर्ब करोगे, हर एक आदमी को बीच बीच में बोलोगे, कैसे जो समय पूरा होगा? आप सुनो, बैठो एक बार, 2 मिनट उसको में बोलने दो ना, 2 सेकंड में खड़े हो जाते उसको हैं। बोलने दो। सुनने आते डालो एक बार। अध्यक्ष महोदय जी, रात को 12 बजे विपक्ष नेता जो कांग्रेस में विलय कर जुलान से पहले विधायक था, रात को 12 बजे विपक्ष से घर गया, कांग्रेस से घर गया, बोले तू दरखास्त दे, साथ में तेरे साथ खड़ा हूं। मेरे को पता लगा, मेरे आदमी के पास फोन आया, ले विधायक जी आप थोड़े टाइट हो जाओ। मैं क्या बात हुई? ले कांग्रेसी रात को 12 बजे किसी विरोध में घर आता है, उसका अपना किसान की लड़ाई चल रही है, किसान हमारे देश का अन्नदाता है, हम भी किसान के बेटे हैं, यहाँ जितने बैठे हो किसानों ने भेजा है, किसानों ने हमारे को यहाँ भेजा है, हमारी जिम्मेवारी बनती है किसान के बारे में लड़ने की, हम किसान के साथ लड़ते हैं। यहाँ 500 भाई बैठे हैं, इन्होंने कांटे बोए हैं, हम किसान वहां से खुश करके लाएंगे, फूल बिछा के लाते लाएंगे, ढोल बाजे के साथ लाएंगे दिल्ली से वापस। इन्होंने कांटे बोए हैं, ये कांटे बोए हैं। हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार 75% अपनी यूनिवर्सिटी में रोजगार देने की बात करें, सरकार का धन्यवाद करते हैं। हमारी सरकार ने 30% डिपोल्टरों की महिलाओं को आरक्षण देने, उसकी खुशी बात करते, धन्यवाद करते हैं। तो ये बात करें किसान की, किसान हमारा जुलाना भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे थे, लाखर माजरा रोहतक में पड़ता है, बड़ौदा रोहतक में पड़ता है, उसमें गुआना में पड़ता है। हमारे एक पैसा दिया तो हुड्डा साहब खड़े होकर बता दो, आप आज ही राजनीति बंद कर दूंगा, आज इस्तीफा देके जाऊंगा, एक पैसा जुलाना कम दिया दो। अभी अच्छी बात कर रहे हैं, क्या किसान की बात करते हैं आप? क्यों बोले बीच में उठते हो? सारी मंडी टूटी हुई है। उसको बोलने दो। मलिक साहब आप खड़े हो गए बताओ, मलिक साहब आप खड़े हो गए बताओ, जुलाना में क्या विकास कर 10 साल आपने बताओ। आप खड़े हो जुलाना, कोई इंडस्ट्री लगाई हो, कोई काम करो, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, अब विकास की बात कर रहे हैं आप। आपस में भाईचारे में जहर बोने बात काम मत करो, यह किसान की लड़ाई है, आप भी किसान हो, हम भी किसान हैं। आप किसान ही बात करो, कुछ से बोल रहे नहीं, किसान के बारे में बोलो, क्या बोल डालो किसान भाई, हम भी किसान हैं, बोलो क्या लक्ष्य लाए हो आप? अध्यक्ष महोदय जी, जयवीर जी ऐसे नहीं बोलने नहीं दोगे किसी को भी आप, ये कोई मतलब हुआ? नहीं किसान मलिक साहब बैठ जाओ, सुनना तो डालो। मलिक साहब आप 20 मिनट बोलने दे, आपका 2 मिनट नहीं सुनते आप, वही बोलने लगता है उसको। आप ना क्यों बत्रा साहब बैठो, आप भी ज्यादा थोड़ी बार आप भी बैठो, बोलने दो। वो अध्यक्ष महोदय जी, कोई अनपार्लियामेंट्री बोलेगा तो मैं रोकूंगा, कोई अनपार्लियामेंट्री चीज बोलेगा तो मैं बैठ जा, थोड़ी बहन जी बैठ जा, डिस्टर्ब करने को मैं इजाजत नहीं। अध्यक्ष महोदय जी, इब किसान की बात, जो मसला किसान की जो आंदोलन छिड़ा हुआ है, किसान तो यही, किसान हमारे भाई हैं, हम किसानों की बात सुनते हैं, किसानों बीच में रहते हैं। जो ये उसमें हम किसानों ने हमारे को वोट दिया, 36 बरादरी किसान, एक जाट किसान है, 36 बरादरी किसान है, उन्होंने हमारे जिम्मेवारी देके यहाँ भेजा है। हम के विकास की बात करेंगे, हम किसान की बात करेंगे, 36 बरादरी बात करेंगे, ये जहर बोलना काम कर रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय जी इनको समझाओ, थोड़े समझ में आए, आपस में जहर मत को लें, ये किसान है बेचारे, वो कल उल्टा पलट देंगे। आपने 10 साल जैसे वो बूढ़े बुजुर्ग कहते थे, जैसे बोगे ऐसे काटोगे, तो हमने बुरे बोए थे बुरे काटोगे। आप इस तरह बैठे बात करें, फिर सारी उम्र बैठे रहोगे। इसी बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद। असीम गोयल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आज जो जिस प्रस्ताव के ऊपर हम चर्चा करने के लिए यहाँ सब उपस्थित आए हैं, मैं सबसे पहले तो हमारे देश के जो अन्नदाता किसान भाई हैं उनको नमन करता हूं। किसान निसंदेह हमारे इस भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 4 लोग बोल चुके, 4 लोग इधर से बोले हैं, और किसान भाई ज्यादा है, फिर भी आपके 4 पहले बोल चुके हैं। बहन जी 2 मिनट, बस 2 मिनट। किसान भाई सर्दी गर्मी
बरसात तूफान को सहकर भी इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा परिश्रम करता है। मैं उनके परिश्रम को नमन करता हूं। यहां कोई ना कोई किसी ना किसी रूप के अंदर अपने आप को किसानी से जुड़ा पाएगा। मैंने सीधी किसानी नहीं की, लेकिन मैं आज यहां अगर खड़ा हूं, या मेरा पैतृक जो व्यवसाय है वो आड़त का व्यवसाय है, किसान साथियों की वजह से आज मेरा अस्तित्व है, मुझे मानने में कोई गुरेज नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज जो हम सब लोग जिस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, हम जो 3 कानून लेकर आए वो किसान को मजबूत बनाने के लिए लेकर आए, और आज जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया है ये अपने आप को मजबूत बनाने के लिए लेकर आया है। ये चाहते हैं किसान मजबूर रहें, मजबूत ना बने। अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने का इनका मतलब, जिस तरह इन्होंने पिछली बार भी एक प्रयत्न किया कि जाति विशेष को भड़काकर पूरे प्रदेश के अंदर एक ऐसे हालात कर दिए, प्रदेश को जलाने का काम किया, उसमें कामयाब नहीं हो पाए। आज किसान आंदोलन की यार्ड के ऊपर ये सत्ता की सीढ़ियां चढ़कर जाना चाहते हैं। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, 2014 और 19 के अंदर सदन का समय 1 घंटे के लिए बढ़ाया जाता है। 2014 और 19 के अंदर अगर जनता ने, हरियाणा की जनता ने और देश की जनता ने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया तो इन सब साथियों के खिलाफ अविश्वास पारित करने का काम किया। इनको लगा कि सत्ता को हथियाने के लिए ये एक बैकडोर एंट्री के नाते आज किसान भाइयों को एक गुमराह करके, अभी गोगी जी कोई ना, मैं आपकी बात कर रहा हूं, सुन लो, सारी आपकी बात करूंगा। आज हमें ये गांव में इसलिए नहीं जाने देते। अभी अभय यादव जी एक बात ठीक बोल रहे थे, मैं उनकी बात को पूरी करता हूं। ये गांव में इसलिए नहीं जाने देते कि एक पक्ष किसान भाई को हमेशा सुनने को मिले। अगर हमने अपना पॉजिटिव पक्ष इन 3 कानूनों के पक्ष के समर्थन के अंदर अगर हमने बात रख दी तो उल्टा हमारे गांव में घुसने के ऊपर रोक नहीं लगेगी, इनको कोई गांव के अंदर घुसने नहीं देगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी बात पे आ रहा हूं, चिंता ना करो, चिंता ना करो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय हमारे विपक्ष के नेता बैठे, अभी इन्होंने, मुझे लगता है अविश्वास प्रस्ताव 2 तरह का है। किसान भाइयों के नाते वोट बैंक की राजनीति को साधने का अविश्वास प्रस्ताव भी है, और अपने आप को अपने हाई कमान के आगे स्थापित करने का विश्वास प्रस्ताव भी है। अभी जो G23 ये भगवा पगड़ी डाली थी, उस नाते अपने आप को स्थापित करने का भी एक प्रस्ताव है। बोलने में इसमें क्या दिक्कत है? G23 है नहीं क्या? कोई वो अलग से बना अध्यक्ष महोदय, नहीं वो तो चर्चा करें क्या? मुझे एक, हाँ बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव ऐसा ही। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए। कोई अनपार्लियामेंट्री है क्या? ये कोई अनपार्लियामेंट्री चीज बोल रहे हैं वो क्या? नहीं तो नो कॉन्फिडेंस मैं बोल रहा हूँ जी, नो कॉन्फिडेंस मलिक साहब बोल रहा हूँ, चिंता ना करो। एक पार्टी की तरफ से नो कॉन्फिडेंस आया, उसके ऊपर बोल रहे हैं वो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्या आपके मुताबिक बोलेंगे वो? मुझे एक बात ध्यान आ रही है, जब ये लोग जमीनें खा रहे थे किसान साथियों की, तो इनको किसी ने रोका नहीं। जब ये प्लाट आवंटन घोटाला करके खा रहे थे तब इनको किसी ने नहीं रोका। और जब नौकरियों के नाम के ऊपर पैसे खा रहे थे, मेरिट खा रहे थे, 2.5 करोड़ हरियाणा की जनता के जो युवा हैं उनके हक को खा रहे थे, तब इनको किसी ने नहीं रोका। और जब ये सत्ता से बाहर होके इधर बैठ गए तो उनको किसी ने कहा भाई आपने इतना घोटाला कर दिया, ये कर दिया, इतना कुछ खा दिया। बोला भी तूने रोकना तो था मुझे। बोला भी मुझे तो किसी ने ये सिखाया था, जब कोई खा रहा होता तो उसको खाते हुए रोकना नहीं करते। वो सारे साथी खाने वाले भी और ना रोकने वाले भी इधर बैठे हैं आज। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये बात करते हैं नौकरियों की, ये 75% नौकरियों के ऊपर बात उठाते हैं बार बार। सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, उसके अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं, जो जेल सुप्रीडेंट की और एचसीएस की नौकरियां आपने दी थी, एक बार उनकी लिस्ट पढ़ दें, खड़े होकर सदन में बड़ी जिम्मेवारी के साथ में सन ऑफ करके पढ़ दें, पता चल जाएगा कितने मंत्रियों के, कितने एमएलओ के रिश्तेदार उन लिस्टों में लगे हैं। और हमारी लिस्ट हम पढ़ते हैं सदन में बड़ी जिम्मेवारी के साथ। इस अविश्वास प्रस्ताव का फैसला भी हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव तो सही मायने में आप लोगों के खिलाफ है ये। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप पढ़ देना, मेरे पास है, मैं पढ़ के दिखाऊंगा। अभी मैं पढ़ के दिखा दूंगा, 1 मिनट। आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
मैं इनको ध्यान दिलाना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय कृपया इनको बिठाएं, मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैं एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस के साथियों को तो याद होगा, मुल्तई कांड हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर। 24 हमारे किसान साथियों की उस गोलीबारी में जान गई, और कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने क्या था, किसान साथी अपने मुआवजे के लिए बैठे थे धरने के ऊपर, जब वो नहीं उठे गोलियां चलवाई, 24 किसान साथी वहां मर गए। और आज ये लोग हमारे संयम की परीक्षा लेना चाहते हैं। आज बॉर्डर के ऊपर 105 दिनों में मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं अध्यक्ष महोदय, एक किसान भाई भी सरकार की गोली से मरा नहीं है। इन लोगों ने पूरी कोशिश की, हमारी कोई लाठी नहीं चली, कोई गोली नहीं चली। आदरणीय अध्यक्ष महोदय मैं उसी के ऊपर बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल विषय के ऊपर बोल रहा हूं। दिग्विजय जी का नाम जो लिखा है वो डिलीट कर देंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ये यहां से डिलीट करा सकते हैं, जनता के जहन से और दिमाग से डिलीट नहीं करा सकते। और दूसरी बात मैं और कह देता हूं, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, हमारे जितने भी फोर्स के साथी हैं, बड़े संयम के साथ इस सारे मामले को हमने जो है निपटाने की कोशिश की। 11 दौर की वार्ताएं हुई, कोई एक लाठी एक गोली से हमारा किसान जो है साथी मरा नहीं। मैं इनको ये बताना चाहता हूं। और दूसरी बात, मैंने कहा किसान मरा नहीं, मैंने कहा किसान मरा नहीं। राव साहब बात सुन लें, मैंने कहा किसान नहीं मरा। 24 किसानों के हत्यारे ये सवाल नहीं पूछ सकते। मैंने कहा किसान नहीं मरा, मैंने ये कहा है। और दूसरी बात, मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय एक बात कहना चाहता हूं, ये जो 26 जनवरी को लाल किला के अंदर जो हमारी आस्था और सम्मान का, देश के सर्वोच्च प्रभुसत्ता का एक प्रतीक है, वहां तिरंगा झंडे को, और ये किनके साथ लग गए? कांग्रेस सत्ता के लिए इतना गिर सकती है। जो लोग देश विरोधी लोग हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे नारे लगाने वाले रेडिकल लोग हैं, उनके साथ मिल गए, अपनी विरासत को गिरवी रख दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो गद्दार है देश के, उनके साथ मिलकर कांग्रेस सत्ता की सीढ़ियों को चढ़ना चाहती है। राहुल गांधी जो लोग ये बात कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनके अपनी सीट पर जाइए, अपनी सीट पर जाइए, अपनी सीट पर जाइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि सीट पर जाइए, अपनी सीट पर खड़े होकर के बात करिए, अपनी सीट पर खड़े होकर के बात करिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी सीट पर खड़े। आदरणीय अध्यक्ष महोदय मेरा समय का ध्यान रखें। देखिए आप हल्ला कर रहे हैं, मेरे समय में नहीं मानना जाएगा। आप अपनी सीट पर खड़े होकर के बात करिए। सर मैं सच्चाई बोल रहा हूं, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। हुड्डा साहब आप इनको ऊपर से सीट पर भेजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप सीट पर, सर मेरा समय ना काटा जाए प्लीज। यहाँ कोई बात नहीं सुनेगा। हाँ तो सीट पर बैठ करके, सीट पर बैठ कर। सर मेरा समय ना काटा जाए प्लीज। नहीं देखिए, हाँ जी हाँ, देखिए आप सीट पर जाकर के बात करिए। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय मेरा समय ना काटा जाए। हुड्डा साहब मैं नेम करूंगा, फिर बाद में मत करना मेरे को। ये देखिए मैं, हाँ आप सीट पर जाइए, कुछ नहीं। हाँ तो आप सीट पर जाइए, सीट पर खड़े होकर के बात करिए, सीट पर खड़े होकर के बात करिए। सीट पर सिलेबस आप लिख के देंगे इसको, सिलेबस आप लिख के देंगे। हाँ तो आप नहीं देखिए, सर मैं तो घटनाक्रम की बात कर रहा हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय मैं तो घटनाक्रम की बात कर रहा हूँ। असीम जी, ये बहुत जरूरी विषय है, ये हमारे विपक्ष के साथी ने कहा है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मैं केवल चर्चा कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। जो आदरणीय अध्यक्ष महोदय मैं तो चर्चा मात्र कर रहा हूँ। ये खुद बैठ जाए। आप किरण जी आप तो स्पीकर रही हैं, आप स्पीकर रही हैं। जब मैं खड़ा हूं तो आपको जब मैं खड़ा हूं तो अब तो बैठ जाइए। असीम जी
प्लीज खत्म करिए जरा। ले लिया। नहीं, मुझे खत्म 3 मिनट दे दें। खत्म करिए आप। मुझे 3 मिनट दे दें बिना डिस्टर्बेंस के सर, बिना डिस्टर्बेंस के 3 मिनट दे दें। 1 मिनट सर मेरा समय तो ये लेंगे सर, नहीं, 3 खत्म। मिनट दे दें बिना डिस्टर्बेंस के। खत्म। सर अभी मलिक साहब ने कहा कि 86% किसान ऐसे हैं जो 2 एकड़ जोत के मालिक हैं या इससे कम जोत के। अभी मलिक साहब ने कहा कि 86% किसानों को देशद्रोही नहीं कह सकते। किसानों को किसने कहा देशद्रोही? हम तो आपको कह रहे हैं। नहीं, आप किसी ने किसान को देशद्रोही नहीं मैं तो कहा। किसानों को नमन करता हूं। किसान को देशद्रोही मैंने ये किसी ने कहा नहीं मेरा अस्तित्व किसानों की वजह से है। हुड्डा साहब आपने किसान को जिंदगी भर किसी ने मिसलीड किया देशद्रोही नहीं कहा। हरियाणा की जनता अगर को भी किसान को और देशद्रोही हाउस का को कर शब्द रहे हो। कोई होगा, अरे तो कभी तो बात आपकी नहीं। सच्चाई के सामने आके देखो। किसान को देखिए, किसान नहीं बिल्कुल नहीं कहा। हुड्डा साहब आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। हमारे को कह रहे सर थे मैं तो देशद्रोही। कुछ भी नहीं बोल बैठ रहा। जाइए। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको, अब कोई मैंने किसानों को देशद्रोही नहीं कहा, आपको कहा है। हुड्डा साहब मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस वालों को कहा है, सुन तो कांग्रेस लो ना। वालों को। सुन तो लो, आप बैठ जाइए। किरण जी मैं किसान भाइयों को नमन करता हूं। रुको सिंह जी, रुको सिंह जी। अगर किसान को 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट मलिक साहब सुन लीजिए। किसान के बारे में कोई देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल हुआ तो बिल्कुल उसमें से बिल्कुल डिलीट हो जाएगा। नंबर नहीं सुन, डिलीट कर दिया उन्होंने, डिलीट हो गया। मैंने किसान साथियों को नहीं कहा, किसानों को नहीं कहा। नहीं देखिए, मैंने किसान भाइयों को कहा ही नहीं सर। आप बैठ सर जाइए। मेरा 2 मिनट का निवेदन है सर। नहीं, प्लीज, टाइम देखिए बहुत हो सर ये गलत बात है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ। किसानों को देशद्रोही डिलीट हो जाएगा। देशद्रोही कहा ही नहीं, मैंने कहा अगर कहा होगा तो डिलीट हो जाएगा। एक मिनट मेरी बात सुनो। वो लेकिन 1 मिनट यार, 1 मिनट सिंह जी बैठे प्लीज। क्लैरिफिकेशन लेने का हमारे को हक है ना। हाँ बिल्कुल है। देशद्रोही किसको कहा है ये बता दीजिए। देशद्रोही किसको कहा है, क्लैरिफाई कर दो, क्लैरिफाई कर दो, क्लैरिफाई कर दो, क्लैरिफाई करो। किसको कहा है देशद्रोही, किसको कहा है? डिलीट कर दो जी। ये देख देख 1 मिनट आप बैठोगे सही, बैठो। आप अपनी सीटों पर बैठ जाइए, आप अपनी सीटों पर बैठ जाइए। मैं 3 बार कह रहा हूं आपको अपनी सीटों पर बैठ जाइए, आप अपनी सीटों पर बैठ जाइए, सीटों पर बैठ जाइए, सीटों पर बैठ जाइए। असीम जी बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाइए। नहीं बिल्कुल नहीं, बैठ जाइए, बैठिए। नहीं नहीं नहीं, मैं 1 मिनट, नहीं बिल्कुल बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। मैं जो कह रहा हूं आप बैठ जाइए। नहीं मैं देखिए, मैं असीम जी बैठ जाइए। मैं बिल्कुल नहीं अलाउ करूंगा, कोई भी शब्द आपका इसमें लिखा नहीं जाएगा। जो आप बोल रहे हो, आप कोई भी एक भी लफ्ज आपका इसमें नहीं लिखा जाएगा। नहीं गलत नहीं कर नहीं है, बैठ जाइए आप। जी ऐसे जो लीडर ऑफ द पार्टी है, जो लीडर ऑफ द पार्टी ने जो नाम मुझे लिख करके दिए वो मैं बनवाऊंगा। जो लीडर ऑफ द पार्टी ने नाम दिए हैं उसमें आपका नाम नहीं है, उसमें आपका नाम नहीं है।
अली नहीं, मैं इस मेरे को इंडिपेंडेंट कौन कौन है? हाँ जी, बेबी बत्रा जी, बत्रा जी बोलिए। बीबी बत्रा जी, आपने बोलना नहीं, बोलिए बत्रा जी का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस किसान आंदोलन में मैं आप सबको, भाई बबली 2 मिनट रुक जा यार, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा बाबा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा यार, रुक जा। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हाँ। एक मिनट, ड्रामा ना करो किसान के नाम पे। इस्तीफा मैं दूंगा, क्यों देगा? मैं दूंगा कल इस्तीफा किसान का। हुड्डा साहब ने मैं दूंगा कल इस्तीफा किसान का, मैं दूंगा ये यहाँ का कोई लग नहीं है, हमारा से कहना बॉर्डर नहीं है, बत्रा बबली जी बैठ जाओ, बबली जी बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ। कहाँ है इनकी वाली लिस्ट? कहाँ है जेजेपी वाली लिस्ट? कहाँ है? बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए बबली जी, बैठ जाइए। बबली जी, बत्रा जी बोल रहे हैं, बत्रा जी बोलिए। भाई 2 मिनट बैठ जाओ। जोगीराम जी, 1 मिनट, जोगीराम जी बैठ जाइए। जोगीराम जी आपस में तो इतना कर दो यार, कोई बात नहीं। हाँ जी, स्पीकर सर, मैं इस सदन का ध्यान बहुत पीछे 100 साल पहले लेके जाना चाहता हूँ। एक आंदोलन चला था, पगड़ी संभाल जट्टा। आज जितने ही किसान हैं, किसान के बेटे हैं, किसान के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी कौम के हैं, वो आज जट हैं, और इस सारे आंदोलन के खिलाफ है। ये अंग्रेज़ों ने 1907 के अंदर फार्मर्स जो पंजाब कॉलोनियल एक्ट लेके आए, वो किसानों के खिलाफ था। साथ में बड़ी दुआब कैनाल एक्ट लेके आए, वो किसानों के खिलाफ था। पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट ले आए, खिलाफ था। उस समय उस आंदोलन को शहीद आजम भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह ने लीड किया था। उस आंदोलन के साथ में सरदार किशन सिंह उनके पिता थे। उस आंदोलन को लाला लाजपत राय ने लीड किया था, और उस आंदोलन को चौधरी माथुराम ने, जो हमारे हुड्डा साहब के दादाजी हैं, उन्होंने उसको लीड किया था उस टाइम। 22 मार्च 1907 के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी किसानों का इस आंदोलन के और इस किसान का खत्म करने के लिए। और वहां पर उस टाइम लायलपुर के बहुत बड़े अखबार जो निकालते थे, वो एक मुस्लिम थे, सियाल जंग, उन्होंने गीत गाया था, पगड़ी संभाल जट्टा। ये आंदोलन सरकार झुकी, तीनों ब्रिटिश सरकार को वापस लेने पड़े। और उसके बाद आज मैं इस सदन में उस आंदोलन के बारे में हम शहीद आजम भगत सिंह के पिता सरदार
किशन सिंह, उनके चाचा सरदार अजीत सिंह और साथ में लाला लाजपत राय और चौधरी मातूराम को इस सदन के अंदर हम नमन करते हैं इस बात के लिए कि उस समय बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने किया था। वही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्हीं के पोते, उन्हीं की विचारधारा की बात है। आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन खत्म होने के बाद उनके ऊपर मुकदमे बनाए गए, उनके अरेस्ट वारंट निकाले गए कि जहां भी है उनको पकड़ो। उस समय सरदार अजीत सिंह सांगी गांव के में चौधरी मातूराम के घर आके रुके थे। उस स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उसके अंदर उन्होंने उसको बात दिया। दोनों ही एक विचारधारा के आदमी थे। ब्रिटिश सरकार झुक गई, तीनों कानून वापस हो गए। और आपको बताना चाहता हूं, सदन को बताना चाहता हूं कि सूरत के अंदर कांग्रेस सेशन हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने सरदार अजीत सिंह को सरताज, पंजाब के किसानों की सरताज की उपाधि दी। वही किसान आप यहां पर खड़े हैं। ये सरकार को हम चेतावनी देते हैं इस बात के लिए। यहां तक भी नहीं, आपके सामने मैं इस बात के लिए और भी कहूंगा, ऐसा आंदोलन अमेरिका में भी हुआ था। 1979 के अंदर अमेरिका में फार्म लॉज आए थे, उसका आंदोलन हुआ था। और सारे अमेरिका के नागरिक जो किसान थे वो सारे के सारे वाशिंगटन में इकट्ठे हुए। वाशिंगटन में जब इकट्ठे हुए तो वहां पर अब सभी अपने ट्रैक्टर में आए। उस आंदोलन के अंदर स्पीकर सर, एक एंडरसन नाम की लेडी थी, 1300 मील चल के अपने ट्रैक्टर में आके उस आंदोलन के अंदर आके उसने हिस्सा लिया था। उस टाइम अमेरिका की सरकार भी झुकी। और सबसे बड़ी बात जो आई, जो मैं आज किसानों के हक में और किसानों की बात आपके सामने करना चाहता हूं, उस बात के लिए कि जब वाशिंगटन की सड़कों पे किसान आए, उनके सारे ट्रैक्टर वगैरह आए, तो वहां पर अनरेस्ट हुआ। वहां पर लोगों ने इस बात को कहा कि ये हमारी शांति भंग करने के लिए आया है। पर उसी टाइम में एक बड़ा बर्फीला तूफान आ गया वहां पर, वाशिंगटन के अंदर वहां पर तूफान आ गया। किसानों ने अपने ट्रैक्टर लगा के और लोगों की सेवा की। वहां पर लोगों की सेवा करके सारे के सारे जो अपना ट्रैक्टर लगा के बर्फ सारी की सारी समेटी और लोगों ने उनको समर्थन दिया। जिमी कार्टर उस टाइम उसके यूएस के प्रेसिडेंट थे, वो भी किसान थे। वहां पर अमेरिका के अंदर एक अच्छी और बहुत अच्छी एक फॉर्म पॉलिसी बना गई जिससे किसानों का उत्थान हुआ। ये आंदोलन जो आज का आंदोलन है, ये इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री को उसकी तवज्जो देके एक अच्छी पॉलिसी जो सरकार बनाए जिससे किसानों का उद्धार हो, किसान आगे बढ़े, उस हिसाब से आगे बढ़े। उस बात के लिए मैं आखिर में यही कहूंगा आपको कि इस समय भी हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत अच्छी फॉर्म की पॉलिसी है। आज पिछले दिनों कल भी बात हुई, आज भी बात हुई, प्राइवेट प्लेयर्स की जो बात करते हैं हम, प्राइवेट प्लेयर्स की बात है, दैट इज अंडर द एपीएमसी एक्ट। उसको कोई सुनने को तैयार नहीं है। एपीएम स्टेट का एक्ट है, उसके अंदर जब प्राइवेट प्लेयर आ जाएगा, किसी स्टेट को नहीं इतराज होगा, किसी बात में नहीं इतराज, किसी बात में। एमएसपी का कानून, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि एमएसपी का कानून हमारे प्रांत के अंदर लेके आए जिससे किसान सुरक्षित हो, सब कुछ हो, किसान खुशहाल हो। मैं आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सोमवीर सांगवान जी। स्पीकर महोदय, एक तो मेरी प्रार्थना है इसी सभा के अंदर, अभय सिंह एमएलए साहब ने किसानों को गिरोह कहा है। एक तो ये शब्द वापस लें, जो देश का पेट भरने वाला किसान अन्नदाता, उसके बारे में छोटे शब्द गिरोह कहा है। एक तो अपने शब्द वापस लें। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। एक मिनट सुनिए अभय जी। अगर अभय सिंह जी ने किसानों को गिरोह कहा है तो वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन मुझे जहां तक सुनाई दिया है, उन्होंने अभय सर, मैंने सुना, जब मैं आपको बताना चाहता हूं। नहीं, दूसरी, अगर कहा होगा, गिरोह कहा होगा तो डिलीट हो जाएगा। नहीं कहा, मुझे पता है। दूसरी बात, भाई अभय सिंह, बीच में टाइम की शॉर्टेज है। 10 मिनट का टाइम मिला है, मुश्किल से हम भी बैठे यहाँ सुबह से। 1 मिनट। स्पीकर महोदय। हाँ जी। यह टाइम बीच में नोट कर।
मैं जो आपको बताना चाहता हूं, ये पिछले 107-8 दिन से किसान भाई बैठे हैं, रोड के ऊपर बैठे हैं, पूरी सर्दी निकल गई, रात की गर्मी भी शुरुआत होगी। इस तीनों कानूनों में हमने अच्छी तरह से पढ़ के, हर शिक्षाविद ने, हर कानूनविद ने इसको देखा, इसमें किसान की भलाई नाम की चीज कोई भी नहीं है। मैं जो भाइयों को बताना चाहता हूं, एक बात तो सदन के अंदर आई कि हरियाणा के अंदर बीजेपी का कोई नेता, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री जी, जेजेपी के डिप्टी सीएम, दूसरे जो मंत्री हैं या एमएलए हैं, वो गांव के अंदर कोई सभा नहीं कर सकते। ये ऐसी हालात पैदा क्यों हुई? उसका कारण क्या हुआ? उसका सुनो, आप बैठिए, उसका कारण बताता हूं मैं, उसका कारण बताता हूं आपको। आप 2 मिनट सुनने की भी बात देखें, आप ये बात को सुने, ये नौबत क्यों आई? मैं जो आपको बताना चाहता हूं, ये हालात क्यों हुई, ये हरियाणा प्रदेश बदनाम क्यों हुआ, ऐसा हालात क्यों हुई, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका कारण क्या है? जब तो बड़ी बड़ी बातें करी, किसान की भलाई में रेल रोकने का काम किया, बड़े बड़े कानून देने का लालसा दिया, उस किसान की, उसकी भावना को ठेस पहुंचाई, उसी का परिणाम आज रोड को बैठ बैठे। और कोई भी मंत्री, संतरी और मुख्यमंत्री जनसभा नहीं करना चाहता। ये लोकतंत्र के अंदर बहुत बड़ा जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सदन से, ये किसान के हक में ये सदन बैठी है, पूरा हरियाणा प्रदेश ये कृषि प्रधान प्रदेश है, यह सबसे ज्यादा खेती करने वाला सबसे मजबूत प्रदेश है। तो इसलिए विधानसभा के अंदर कोई प्रस्ताव लेके हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना चाहिए कि हम किसान के हक में हमें। अध्यक्ष महोदय, राव बेसिक जी ने अभी कहा कि एमएसपी का जिक्र नहीं है रिपोर्ट में, अब क्लैरिफिकेशन खुद दे दें। तो आपने कहा, आप बताइए है कि नहीं है, मैं पूछ रहा हूं है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है, ये बताओ। आप देखिए बात सुनिए कि मैंने पूरी तरह नहीं पढ़ी थी और मैंने नहीं पढ़ा वो, ठीक है। मैं ये मानता हूँ, आपने मुझे दिखा दिया, पर आप ये भी मान लो प्राइवेट मंडी की रिकमेंडेशन आपकी की हुई है, ये भी मान लो, ये तो रिकॉर्ड की बात है। अभय सिंह, मेरे विधायक जी से प्रार्थना है, आपको अवार्ड मिल गया, इसके बारे में ज्यादा चिंता करनी तो नहीं, आपकी जो ड्यूटी थी पूरी हो ली। इसलिए मेरी प्रार्थना है माननीय स्पीकर महोदय, इस किसान मेरी एक सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि हम बहस करें, चर्चा करें, हल्ला ना करें। मैं कह रहा हूं ठीक है, उन्होंने कोई गलती की है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मतलब हम पार्लियामेंट्री वे से सभ्य तरीके से चर्चा कर सकते हैं तो वो करनी चाहिए। ये हल्ला गुल्ला करने का कोई मतलब नहीं है यार, फिर वही बात है, आप ज्यादा, सबसे ज्यादा तो आप ही बोलते हो। चलिए सोमवीर जी। स्पीकर सर, ये जो है किसान की आत्मा की आवाज है, और आज पूरा हिंदुस्तान का किसान, जब पंजाब के भाइयों ने नेतृत्व किया, उसके बाद पूरे देश का, और यूनियन के सेक्रेटरी ने कहा कि सबसे बड़ा जन आंदोलन है। लोकतंत्र के अंदर इससे बड़ा आंदोलन कोई देखा नहीं, हमने तो देखा नहीं, इसलिए लोकतंत्र के अंदर सर गणे जाते हैं। इस किसान की अनदेखी क्यों की जाए? इसलिए मेरी तमाम सदन से प्रार्थना है, स्पीकर महोदय आपके माध्यम से, कोई चौथा कानून सरकार ऐसा ले, तीनों कानूनों को वापस करके कोई चौथा कानून किसान के हक में ऐसा लाया जाए जिससे किसान का भी भला हो, देश का भी भला हो, प्रदेश का भी भला हो। आज किसान दुखी है, ये नॉर्थ इंडिया का किसान जो मध्यम वर्ग है ये मजबूत है। मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, बिहार का किसान भाड़ा लगा के दिल्ली आके आंदोलन नहीं कर सकता। ये मजबूत किसान आंदोलन होने के कारण आज पिछले 3.5 महीने से दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं। इसको कमजोर करने का जो षड्यंत्र है, इन तीनों कानूनों को वापस कमजोर करने का षड्यंत्र है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, तीनों कानून निरस्त करके किसान के भलाई में काम करना चाहिए। इसलिए तमाम भाइयों से, जो दूसरी पार्टी के जो भाई बैठे हैं, अंतरात्मा से छाती बात करके मैं सबसे मिलता हूं, सब दुखी है इस बात से, लेकिन बिल्ली के घंटे कौन बांधे, जकरा इस चीज का है। इस कानून से सब भाई जितने पार्टी के अंदर बैठे हैं, अंतरात्मा से पता है कि किसान के साथ जुल्म हो रहा है, इसलिए वो बोल नहीं सकते। कोई अपने मंत्री पद बनाने के चक्कर में, कोई अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, कोई चमचागिरी करने के चक्कर में लगे, इसलिए परिणाम है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस आज तुरंत प्रभाव से इस किसानों की आवाज को सुन के किसानों की भलाई में चौथा कानून लाके इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए, जो देश में हित में है, समाज के हित में है और किसान के हित में। मेरी ये पुरजोर आपसे अपील है। स्पीकर महोदय, आपकी मेहरबानी जो आपने मुझे समय लिया, धन्यवाद। जय हिंद। अरविंदर कल्याण जी, अरविंदर कल्याण जी।
स्पीकर सर, अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ अपनी बात रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। बहुत सी चर्चा आज सुबह से खास तौर पर कृषि कानून के विषय में हुई है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अविश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मंत्रिमंडल के खिलाफ ये आया है, मगर प्रदेश के अंदर मजबूत व्यवस्थाएं हो, पारदर्शी शासन हो, सबका साथ सबका विकास, इस सोच के साथ लगातार मनोहर लाल जी की सरकार मामन जी 6 साल से काम कर रही है। और मोदी जी और मनोहर लाल जी ने, चाहे वो केंद्रीय स्तर की बात है, चाहे वो प्रदेश की बात है, बहुत गंभीरता से किसानों का भला कैसे हो, क्या क्या वो कदम उठाए जाएं, एक तरह से एक बीड़ा उठाया हुआ है जो कि एक बहुत कठिन भी है। बहुत सारी सरकारें आज तक बनी जिन्होंने इस विषय पर अलग अलग समय में बहुत सारे नारे भी दिए, मगर हकीकत में अगर हम पूरे देश की राजनीति की भी बात करें तो बहुत कम ऐसे नेता हैं जिन्होंने ठोस कार्य किसानों के हक में किए हैं। आज की मौजूदा परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा ही एक ठोस कदम इन कृषि कानूनों को लाकर किया है। स्पीकर सर, कुछ सवाल जरूर उठते हैं जो मैं यहां रखना चाहूंगा कि जब कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में जिस बात का जिक्र करती है वह पूरे तरीके से गलत कैसे हो सकता है? कानून काले क्या इस वजह से है कि ये नरेंद्र मोदी जी की कलम से बने हैं? और अगर कुछ कमियां रह भी जाएं तो सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है, जिसके लिए सरकार हमेशा से तैयार है। क्यों उस तरीके से सार्थक चर्चा नहीं हो रही है? एक उदाहरण, सभी माननीय सदस्य बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति अपना मकान बनाता है, नया मकान बनाता है अपने खून पसीने की कमाई से। नए मकान के अंदर भी कई बार कमियां होती हैं, कोई टाइल टूट गई, फर्श टूट गया, पानी लीक हो गया, टंकी लीक हो गई, बिजली का कनेक्शन खराब हो गया, तो क्या करते हैं? मकान को ठीक कराते हैं, दुरुस्त कराते हैं, या पूरे मकान को जेसीबी मशीन लाके पूरे को तोड़ दिया जाता है? यह बात बिल्कुल समझ से बाहर है। जी प्लीज। और स्पीकर सर, यह विषय कहीं ना कहीं बैठे बैठे नहीं प्लीज, किसान वर्ग के बेहतरी के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए है। तो मैं इतना भी जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे में विपक्ष की भूमिका कैसी रहनी चाहिए? क्या विपक्ष की भूमिका यह नहीं रहनी चाहिए कि मंथन करके, विचार विमर्श करके, चर्चा करके कैसे उस कानून को और बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे उसमें और सुधार लाए जा सकते हैं? या विपक्ष की यह जिम्मेवारी बनती है नहीं, ऐसे भी कि ऐसे समय में ऐसे संवेदनशील विषय पर राजनीति की जाए? स्पीकर सर, मैं एक मिनट जरा हरिंदर जी, गोगी जी रनिंग कमेंट्री नहीं, बिल्कुल भी मैं रनिंग कमेंट्री बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। आप हर चीज के ऊपर कमेंट करते हैं। ये आप जब आपकी बारी आएगी तो आप बोलिए जो मर्जी। नहीं, ये उनका बोलने का हक है। आपको समय मिलेगा तो आप बोलिए। देखिए, बात यह है कि आपके लीडर ने, आपके जो लीडर हैं, गोगी जी आप तो ग्वांडी हो, आपको इतना तो लिहाज करना चाहिए, कम से कम ग्वांडी हो आप तो, आपको इतना तो लिहाज करना चाहिए। गोगी जी, मेरी आपसे बेनती है कि मैं बार बार कहना ठीक नहीं है, मैं रनिंग कमेंट्री में बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। आपका टर्म आएगा, आप खड़े होकर के, आपके नेता ने आपको टाइम दिया होगा तो जरूर मिलेगा। अगर आपके नेता ने टाइम नहीं दिया तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जब आपका बिल्कुल दूसरे स्पीकर सर, ये सवाल केवल मेरे नहीं है, ये सवाल आने वाले समय में प्रदेश की जनता, माननीय हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, इनसे करेगी। मैं आज
इस मौके पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के एक कथन का जिक्र यहाँ जरूर करना चाहूँगा, जो उन्होंने सन 1959 में एक बात कही थी कि हमारी जनता भोली है, समझाया जाए तो समझ जाती है, पर झूठी बात या झूठे नारे अगर दिए जाएं तो बहक भी जाती है। कृषि कानून से संबंधित जो ये विषय है, ये वास्तव में बहुत संवेदनशील है। राजनीति करने के बहुत मौके बहुत जगह आते रहेंगे। स्पीकर सर, मैं खुद एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे पिताजी चौधरी देवी सिंह जी सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी के बहुत करीबी साथियों में से रहे हैं। मैं बहुत आदर करता हूँ। डॉक्टर रघबीर कादियान जी बैठे हैं, चौधरी रणजीत सिंह जी बैठे हैं, बहुत नज़दीकी के संबंध इनके रहे हैं परिवार के साथ। मैंने अपने परिवार को कृषि में अग्रणी भूमिका निभाते हुए देखा, मुझे फक्र है। 1960 के दशक में जब कोऑपरेटिव मूवमेंट चली थी तो मेरे पिताजी के बहुत प्रयास रहे थे उस समय उस बात को आगे बढ़ाने के लिए। 1970 के दशक से हमारे परिवार में डेयरी फार्मिंग और 1990 के दशक में 80 के दशक में पोल्ट्री और फिशरीज। स्पीकर साहब, मैंने हर खेत का काम खुद अपने हाथों से किया हुआ है। बहुत सब ट्रेनिंग हमारे परिवार में हमारी रही। मुझे आज याद आया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कि कैसे किसानों का शोषण होता है। मैं इन चीज़ों का अनुभव कर चुका हूँ। 1990 में जब मंडल कमीशन का विरोध हुआ था, उस समय हरियाणा प्रदेश के बहुत से रास्ते पूरे तरीके से बंद थे। बड़ा आंदोलन वो भी चला था। एक कहावत है, दो और दो चार भूखे को रोटी दिखती है। मेरा पोल्ट्री फार्म और मेरी किस्मत थी कि मेरे पोल्ट्री फार्म में पूरा तैयार पूरा हरियाणा था।
बेहद परेशान हूं। हाँ, मैं कर्ज में डूबता हुआ एक किसान हूं। ठीक है सर, आप सुनते जाओ, आगे देखो क्या है। देश का पेट भरने वाला मैं देश का अभिमान हूं। खेत मेरा आशियाना है, इस मिट्टी की मैं पहचान हूं। बैल मेरा साथी है और हल मेरा सारथी हूं। कड़कती धूप में पसीना बहता मैं एक किसान हूं। मेरी मेहनत का मुझे सही दाम नहीं मिलता। मुझे लूटने से सरकारों से आराम नहीं मिलता। मेरी कमाई से भरती है उनकी तजूरियां, मगर मुझको कभी सलाम नहीं मिलता। सेवा उनकी सेवा में लगा रहता हूं दिन रात। मैं अपनी मिट्टी का एक लोता स्वाभिमान हूं। हाँ, मैं कर्ज में डूबा एक किसान हूं। अगर आप इन लाइनों को समझ जाओ, इनका मीनिंग अच्छी तरह, सारे मेरे साथी जो का है ना, हम इसके विरोध में एक बार घर बैठ के शांति से इनको पढ़ना जरूर। ऐसा रुके, महिपाल जी इसका जवाब भी मैं दे देती हूँ। आप जैसे किसानों का हमारे जैसे मजदूर खेती करते हैं, आप जैसे किसानों में हमारे जैसे यही बात कह रही बहन जी, शोषण हो रहा 6 साल ये मैं देख रहा बहन जी को कभी आपने बोलने का टाइम नहीं दिया। इतना बढ़िया बोल रहा हूँ, उसके बावजूद भी आप कभी नाम लिख के देते कि बहन जी बोल रही। पिछले 5 साल ऐसे निकल के बोलने दिया, आप भी नहीं। आज भी आपने जब मौका दिया बहन जी को, आपने देखा कि आप गिर गए चारों तरफ से, और इतना बढ़िया बोल रही, लेकिन फिर भी मौका किसने नहीं बोलने दिया। चले ऐसा है, एक मिनट बोलिए। ऐसा है, मैं हर रोज नहीं बोलती, मैं काम की बात बोलती हूँ और मतलब की बात बोलती हूँ और मीनिंगफुल बात बोलती हूँ। ठीक है, मेरी तो मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि हमारी बहन बेटियां जो बॉर्डर पे बैठी है, छोटी छोटी बच्चों को लेकर के उनकी तरफ अवश्य ध्यान दें। यही मेरी प्रार्थना बार बार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। डॉक्टर कमल गुप्ता जी।